हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आर्ट्स हिस्ट्री ग्रेड 11th की 6th चैप्टर के बारे में, सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे इंडिया इतना बड़ा जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है पूरा, कैसे पार्ट्स सेक्शंस में बढ़ते जा रहा था, जनपद अलग अलग फॉर्म हो रहे थे और उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करते जा रहा था, ये हमने थोड़ी सी झलक देखी थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे कि कैसे वो जनपद महाजनपद में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक प्रॉपर और बड़े बड़े टेरिटरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत बड़े रीजन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सारी चीज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, जिसे कहा गया है सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स आ रही है, छोटी छोटी डिटेल्स आ रही है, जो आपको आपके हिस्ट्री नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है और आगे के स्टोरीज को समझने के लिए ये बहुत जानना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर राइज ऑफ महाजनपद। तो ये कैसे चालू हुआ, यानी लास्ट स्टोरी जहां पर हमने छोड़ी थी उसी से कंटिन्यू करते हुए पहला पैराग्राफ, द एम्बिशन ऑफ टेरिटोरियल एक्सपांशन led to a conflict among the janpads. Some janpads proved more powerful than the others in this conflict. The stronger janpad began to annex the conquered territories to their own, and thus they successfully expanded their boundaries. By 600 before Common Era, 16 Mahajanapads were established in India, from the northwest region to Magadh. Conquering other janpads and annexing their territory permanently to one's own became a regular practice in the times of Mahajanpads. Ultimately, this conflict resulted into the creation of large empire like Magadh. Ancient India once again witnessed the rise of cities. This process is known as second urbanization. तो बहुत प्यारा सा लास्ट चैप्टर को कंटिन्यूटी में रखते हुए फर्स्ट पैराग्राफ में ही उन्होंने एक इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छा सा दे दिया कि इस चैप्टर को सेकेंड अर्बनाइजेशन क्यों कहा। क्योंकि जो जनपद फॉर्म हो चुकी थी, अलग अलग जो कुल अलग अलग तरह के हमने देखे थे, वो आपस में क्लैंस मिला के जो जनपद बना रहे थे, एंड वेरियस 3 तरीके देखे थे जिसमें जनपद फॉर्म हो रहे थे। तो ये चीज में क्या चालू हो गया था जनपद के अंदर, इन द डेफिनेशन ऑफ जनपद क्या एड ऑन हो गया था, टेरिटोरियलिटी। अगर आपको याद होगा, आपने अगर मेरा वीडियो देखा है 5th चैप्टर का या चैप्टर पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि टेरिटोरियलिटी कंसेप्ट जनपद के अंदर आने लग गया, एंड उनका मतलब क्या था, टेरिटरी और कैप्चर करते जाना। तो ये जो ग्रीड थी उनके अंदर, और इसके वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट आ रही थी, बाजू बाजू वाले आपस में लड़ने लग गए और एक दूसरे का टेरिटरी कैप्चर करने लग गए। जो ज्यादा पावरफुल था वो कम पावरफुल वाले को हरा देता था वॉर में, और उसकी सारी टेरिटरी अपने अंदर ले लेता था। उसी को कहा जाता है एनेक्स द कॉन्कर्ड टेरिटरीज टू देयर ओन, यानी वो शामिल कर लेना हमारी टेरिटरी के अंदर। तो ये सारी चीज होने लग गई, जिसकी वजह से उनकी बाउंड्रीज, हर एक की बाउंड्रीज बढ़ती गई और वो एक प्रॉपर बहुत बड़े बड़े सिटीज में कन्वर्ट होते गए, एंड बहुत बड़े बड़े राज्यों में कन्वर्ट होते गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने दिया है मगध। मगध का नाम आपने सुना ही होगा। मगध सबसे बड़ा राज्य था उस टाइम का, और वो कैसे बड़ा बनते गया वो भी हम इसमें इस चैप्टर में थोड़ी थोड़ी उसकी झलक देखेंगे। कैसे वो आसपास के दूसरे जनपद को कैप्चर करते जा रहा था, कॉन्कर करते जा रहा था, और वॉर कर करके वो अपनी टेरिटरी बढ़ाते जा रहा था। सो दैट इज सेकेंड अर्बनाइजेशन। लेट्स रीड अहेड द नेम्स। अब ये सब करके टोटल उस टाइम पे बाई 600 बिफोर कॉमन इरा, उस टाइम पे टोटल 16 बड़े बड़े महाजनपद बन चुके थे, जिसके बारे में आज हम यहां पर डिटेल में देखेंगे। द नेम्स ऑफ द 16 महाजनपद आर फाउंड इन द जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड ऑल्सो इन द पुराना टेक्स्ट. Buddhist literature texts are written in a period which was closer to the period of the Mahajanapads. Hence, the names occurring in the Buddhist texts are accepted as more reliable. तो अब आपको ये चीज भी समझनी है स्टोरी स्टार्ट होने से पहले कि उस टाइम पे जब ये सब चल रहा था, तब भी उस वक्त कंटेम्पररी वर्ल्ड, कंटेम्पररी यानी करंट, उस समय में तब बुद्ध जी मौजूद थे और बुद्धिज्म बहुत ज्यादा फॉर्म में था। साथ ही साथ जैनिज्म भी काफी ज्यादा फॉर्म में था। इसी चैप्टर के एंड में हम उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैनिज्म और बुद्धिज्म का इस
पर्टिकुलर हमारे पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये लोग जो थे अपना रिलीजियस प्रीच करते जा रहे थे, रिलीजन प्रीच करते जा रहे थे, तो वो जब वो रिकॉर्ड्स जो बनाते जा रहे थे, वो जो स्टोरीज लिखते जा रहे थे, वो जो इवेंट्स लिखते जा रहे थे, उसमें ये सारे सिटीज के, महाजनपद के नाम सारे वो बहुत क्लियरली मेंशन करते जा रहे थे, जो हमारे लिए आज सोर्स ऑफ हिस्ट्री का काम कर रही है और हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ओके, सो 16 महाजनपद फॉर्म हो चुके थे। हालांकि ब्राह्मणा टेक्स्ट के, पुराना टेक्स्ट, ये सारे टेक्स्ट में भी कहीं ना कहीं इनके नाम थे, लेकिन बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैनिस लिटरेचर को ही हम सबसे ज्यादा यहां पर हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो एक्चुअल में मौजूद थे। जब वो इवेंट हो रहा था उस टाइम पे वो मौजूद थे। जैसे कोविड टाइम्स में हम खुद मौजूद है, तो हम जो अभी लिखेंगे वो कोविड की सबसे बेस्ट हिस्ट्री मानी जाएगी, रेदर देन कोई और पर्सन लिखे जो एक्चुअल में कोविड टाइम पे नहीं होगा। ओके, तो कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड में तब बुद्ध जी वहां पर मौजूद थे इस टाइम पे। जैनिज्म काफी पॉपुलर था उस टाइम पे। अलग अलग तीर्थांकर जो उनके होते हैं, जैनिज लोग के जो फिलोसोफर्स जो होते हैं, वो लोग मौजूद थे। उन्होंने जो चीजें रिकॉर्ड की, उन्होंने जो चीजें लिखी अपने डेली लॉग्स में, वो सारा टेक्स्ट ही हम यूज करके आज यहां पर हम सारी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। ओके, ब्लू बॉक्स एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये मैं चाहूंगा कि आप खुद ही पढ़े और उसके बारे में थोड़ा सा और जाने। मैं आपको सिर्फ रफ आइडिया यहां पे दूंगा। यहां पे उन्होंने बताया गया है कि संस्कृत का शब्द अश्मक और असक, ये जो दो अलग अलग शब्द है, जो एक संस्कृत में अश्मक है और पाली भाषा भी वहां की वो टाइम पे कॉमन लैंग्वेज थी लोगों की। असक वर्ड, पाली में असक वर्ड है। तो ये दो नाम जो है हमें पता पड़ा है काफी रिसर्च के बाद, दो नाम एक ही को रिप्रेजेंट करता है, ये बात हमें पता चली है। ये पूरे पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि हमें कैसे रिसर्च करके अलग अलग टेक्स्ट को कंपेयर करके हमें पता पड़ा है कि अश्मक और असक, मैं चाहूंगा आप ये वर्ड्स लिख लें, अश्मक और असक, ये दोनों शब्द जो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग लिखे गए हैं, वो उसका एक ही मीनिंग है, एक ही राज्य को वो डिफाइन करता है। वो कौन सा महाजनपद है वो अभी हम देखेंगे आगे। सबसे पहले तो ये बहुत प्यारा सा उन्होंने मैप दिया हुआ है आपको। 16 महाजनपद बताए हैं यहाँ पे। मैं ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। कंबोज, गंधार, कुरु, मत्स्य, सूरसेन, पांचाल, कोसाल, मल्ल, वृजी, अंग, काशी, वत्स, छेदी, अवंती, मगध जिसकी हम ऊपर अभी बात कर रहे थे, एंड अश्मक जो हमारे महाराष्ट्र गोदावरी रिवर के ऊपर आपको जो दिख रहा है, महाराष्ट्र के जो ऑलमोस्ट अभी करंट महाराष्ट्र के अगर हम बात करें तो आपको ये समझना है कि मैक्सिमम सारे के सारे जो है वो नर्मदा रिवर के ऊपर की तरफ, यानी कि जो विंध्या रेंजेस है हमारे, उसके ऊपर की तरफ सारे के सारे हमारे मोस्टली महाजनपद मौजूद है। एक ही अश्मक जो है वो नीचे की तरफ सदर्न साउथ साइड यानी दक्षिण पट, ये हमने 5th चैप्टर में ये सब पढ़ा था, इसलिए मैं आपको लिंक करा रहा हूं ये बात कि मैक्सिमम ऊपर की तरफ मौजूद है और एक नीचे की तरफ मौजूद था। और इसी के बारे में एक एक हम पढ़ते जाएंगे अभी। पहले अश्मक अशक महाजनपद के बारे में उन्होंने दिया हुआ है, और फिर बाद में पूरे फिर से सारे के सारे हम 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। अमॉन्ग द 16 महाजनपद, द वन नोन एज अश्मक और असक इज आइडेंटिफाइड विद द रीजन ऑफ प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। तो मैंने आपको ऑलरेडी मैप में देख के बता दिया कि अश्मक अशक जो रीजन है, जो दोनों ही हमारे लिए सेम ही रीजन का नाम है, वो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है आज की तारीख में। अश्मक और अशक वाज द ओनली महाजनपद दैट वाज सिचुएटेड इन द रीजन नोन एज दक्षिण पट। ये भी बात हमने मैप देख के बता दी कि वो अकेला था जो नीचे की तरफ यानी दक्षिण पट जो रीजन इन्होंने बताया था हमें चैप्टर 5 में, वहां पर मौजूद है। रिमेनिंग 15 महाजनपद वेर इन द नॉर्थ इंडिया। सुल्तानी पथ, यानी अब ये सारे आपको अगेन समझने, रिलीजियस टेक्स्ट के अलग अलग जो इनके नाम है। सूता यानी इनका एक बुक, एक तरह का सेक्शन हो गया। तो सूता निपत इसका नाम है एक्चुअली, सूता निपत अलग वर्ड है दोनों ये। सूता निपत के अंदर डिस्क्राइब्स द रीजन ऑफ दक्षिण पट इन ग्रेट डिटेल्स। तो जो निपत करके जो सूत है उसके अंदर काफी डिटेल में इस रीजन के बारे में बताया गया है। इट वॉज द रीजन ऑफ एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट। उसी से हमें पता पड़ा कि ये जो रीजन था काफी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट था। इट स्टार्टेड एट द अब ये ट्रेडिंग रूट कहां स्टार्ट होता है वो बता रहे हैं पूरा। इट स्टार्टेड एट श्रावस्ती नॉर्थ की तरफ है ऊपर,
प्रोसीडेड थ्रू उज्जैनी, उज्जैनी यानी करंट उज्जैन सिटी जो है हमारा मध्य प्रदेश में, उसकी यहां पे बात हो रही है, उज्जैनी एंड महिष्मति। फ्रॉम देयर वन वुड रीच टू प्रतिष्ठन आफ्टर क्रॉसिंग द विंध्यास। तो मैंने आपको बताया कि अश्मक या अशक ये जगह यानी करंट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, यहां पहुंचने के लिए उनको विंध्या रेंजेस क्रॉस करके आना होगा। तो अकेला रीजन जो विंध्या रेंजेस के नीचे साउथ में है, जो दक्षिण पट में है। अकॉर्डिंग टू महागोविंद सुत्त, अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अलग अलग नाम है, जैनिस्ट टेक्स्ट के अलग अलग नाम है, लिटरेचर के अलग अलग नाम है, किताबों के उन्होंने जो पूरे लिखे हुए हैं इवेंट्स, वो उसके नाम है सुत, सूत करके कहा जाता है। तो अनदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसका नाम है महागोविंद सुत्त, उसमें हमें पता पड़ा ब्रह्मदत्त वॉज द किंग ऑफ अशक। तो ब्रह्मदत्त नाम का राजा था अशक का, एंड द नेम ऑफ हिज कैपिटल वॉज पोताना या पोदाना। तो ये दोनों आप नाम याद रखना, दोनों वे में लिखा जाता है, पोताना भी कहा जाता था एंड पोदाना भी कहा जाता था। पोताना इज आइडेंटिफाइड विद नांदूरा इन बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट। तो आज का, अगर जैसे इन्होंने बताया कि अश्मक महाराष्ट्र, आज का रीजन हम क्या नाम से जानते हैं, उस रीजन को महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं, वैसे ही पोताना पोदाना रीजन आज का कहां होता है, तो हमारे यहां पे महाराष्ट्र में बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में नांदूरा जो जगह है, वो हम उस रीजन को उस टाइम का पोथाना नाम से हम उसे जानते थे। पोथाना वॉज ऑल्सो नोन एज बाय द नेम्स पोथाली। तो पोथली, पोथली या पोथाली जो भी नाम है इसका एग्जैक्ट, वो नाम से भी उसको बुलाया जाता था, एंड पौंडनिया, पौंडनिया नाम से भी उसे बुलाया जाता था। अदर जनपद सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ दक्षिण पट वेर विदर्भ, भोज, दधंका एंड कलिंगा। The first three were a part of present-day Maharashtra. Also, the tribal states of Andaz, Sabaras, Pulindas and Mutibas were also located in Godavari and Krishna basin. तो नीचे की तरफ की बात करें, गोदावरी कृष्ण बेसिन में बहुत सारे ट्राइबल, अलग अलग ट्राइबल लोग भी रहते थे, तो उनके नाम बताए, ट्राइबल स्टेट्स के नाम बताए। आंदाज, ये सब आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ट्राइबल स्टेट्स इन रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी कृष्ण आर अंदाज, सबरास, पुलिंदास एंड मुतिबाज। और ऊपर हमने देखा कि दक्षिण पट में और कौन से जनपद मौजूद थे। हम महाजनपद पढ़ रहे हैं, इसलिए सिर्फ अश्मक का नाम ऊपर हमने देखा, लेकिन जनपद और दूसरे कौन से मौजूद थे, तो विदर्भ, भोज, दधंका वहां पे मौजूद थे। ओके, कलिंगा महाराष्ट्र में नहीं पड़ता, वो ऊपर की तरफ पड़ता है, इसलिए उन्होंने बताया फर्स्ट थ्री आर इन द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगेन उन्होंने वुड यू लाइक टू नो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, तो अगेन मैं चाहूंगा कि आप ये खुद थोड़ा पढ़े, काफी ये इंटरेस्टिंग है और आपके और नॉलेज के लिए है, तो मैं चाहूंगा ये आप खुद अगेन इसको पढ़ के रेफर करें। हम आगे पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द जैन टेक्स्ट बाहुबली, अब ये हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार जो चीजें मिली वो हमने पहले पढ़ ली, अब हम जैन टेक्स्ट में क्या क्या चीज मिली है उस रीजन को लेके वो हम देखने वाले। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये भी। अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट बाहुबली, सही आपने सुना, बाहुबली नाम ही है। बाहुबली द सन ऑफ ऋषभनाथ। अब ऋषभनाथ या ऋषभ देव भी बोले जाते हैं, ये पहले, he was the first जैन तीर्थंकर। तो जैन लोग के टोटल 24 तीर्थंकर्स यानी कि फिलोसोफर्स यानी कि स्पिरिचुअल टीचर्स हो चुके हैं अभी तक में, और 24 वाज द लास्ट वन। तो पहला जो था ऋषभ देव नाम से जो जाने जाते हैं, उनके बेटे बाहुबली, बाहुबली उनके दो बेटे थे एक्चुअली, बाहुबली भी थे और एक और उनके बेटे थे, उनके बीच में ये रीजन डिवाइड किया गया था, जिसमें से बाहुबली जो थे उनको ये रीजन दे दिया गया था। वॉज गिवन द किंगडम ऑफ अश्मक, अश्मक किंगडम उन्हें दे दिया गया था। पोदनपुर वॉज इट्स कैपिटल, और उन्होंने पोदन, ये तो ऊपर ही हमने देख लिया, पोदनपुर पोथाली भी नाम से जाना जाता है, उसका कैपिटल था। द मैग्निफिसेंट स्टैच्यू ऑफ बाहुबली स्टैंड्स एट श्रवण बेलगोला इन द हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो ये पूरा साउथ का एक्चुअली पूरा अश्मक, अब हम देखा जाए तो पूरा नीचे का ही रीजन वो पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं, और वहां पे आज की तारीख में कर्नाटका जो रीजन पड़ता है हमारा नीचे स्टेट, वहां पे हसन डिस्ट्रिक्ट में बाहुबली जो जिस कैरेक्टर का हम यहां पे हम बात कर रहे हैं, उनका स्टैच्यू भी बहुत बड़ा सा है। बाहुबली हैड अटेन्ड केवल ज्ञान दैट इज ऑमनीसेंस। अब बाहुबली एक्चुअल में भले ही वो नाम से लग रहे हैं कि काफी वॉरियर टाइप रहे होंगे और एकदम, लेकिन इनको इस सब में ज्यादा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि वो फिजिकली और हर चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन वो
ये सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे, तो इन्होंने जैनिज्म का जो होता है कि लास्ट जो जिसे हम कहते हैं कि निर्वाणा मिल गया, बुद्धिस्ट में हम कहते हैं निर्वाणा मिल गया, या इंग्लिश में हम कहते हैं टू गेट एनलाइटेंड, हमें परम ज्ञान हो गया, उसे बुद्धिस्ट की भाषा में लाइक जैनिस्ट, सॉरी बुद्धिस्ट नहीं, जैनिस्ट के लैंग्वेज में कहा जाता है केवल ज्ञान मिल गया, प्राप्त हो गया है। यानी उनको सारा चीज का ज्ञान हो चुका है, सृष्टि कैसे चलती है, सब कुछ उनको नॉलेज आ चुका है बाय स्पिरिचुअलिज्म। तो स्पिरिचुअलिटी का टर्म है जेनिस लिटरेचर में केवल ज्ञान, ये वर्ड अंडरलाइन करेगा। और वो आपको एक लाइन सिंपल सा बताया है कि बाहुबली जी ने जो है वो अश्मक रीजन के पूरे जो राजा थे, जो उनके फादर ने उन्हें दी थी वो राज्य चलाने को, तो उन्होंने लास्ट में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया, अब ये एक्चुअल, अब हमने अश्मक अशक के बारे में अलग से पढ़ लिया, अब हम एक्चुअल चैप्टर का स्टार्ट देखा जाए तो अभी कर रहे हैं कि सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया क्या है पूरा। सेम अगेन रिपीट बात, जनपद वेर with definite geographic borders and administrative system were established roughly around 1000 before common era। तो हमने तब लास्ट चैप्टर में देख लिया था कि जब हम ऑलमोस्ट 1000 बिफोर कॉमन एरा तक आ चुके थे, जनपद अलग अलग जोग्राफिक रीजन में बन गए थे बाउंड्रीज के साथ। द एम्बिशन टू एक्सपांड जोग्राफिक बाउंड्रीज एंड द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कॉज्ड बाय इट लेफ्ट सम जनपद मोर पावरफुल देन अदर्स। It resulted into the creation of 16 Mahajanapads from Afghanistan in the northeast to the Bengal in the east, stretching to the banks of Godavari in the south। तो पूरा ऊपर का अपना जो हिंदुस्तान का जो इंडिया का पूरा जो स्ट्रक्चर है, कहां से कहां तक का बता दिया, अफगानिस्तान से लेके बंगाल से लेके नीचे साउथ गोदावरी रीजन तक का, उतने एरिया में ही पूरा सारे के सारे महाजनपद थे, एक्सेप्ट दैट वन जो विंध्या रेंज के नीचे आता था। So the capital cities of Mahajanapads and some other cities which flourished because of prospering trade once again brought the age of urbanization in India। It is known as second urbanization। तो आपको समझना है urbanization यानी urban cities यानी कि cities, actual cities। तो ये पहले अर्बनाइजेशन कहां देख चुके हम लोग, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सेकेंड अर्बनाइजेशन क्यों बोला गया है इसको, फर्स्ट कौन था वो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो दूसरी बार फिर से हम अलग अलग सेटल हो रहे हैं अच्छी तरह से, पूरा हमने बाउंड्रीज बना लिए हैं, हमने सिटीज फॉर्म कर लिए, हम लोग, हमारा ट्रेड चल रहा है एक दूसरों के साथ, हमारा सिस्टम चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चल रहा है प्रॉपरली, करेंसी का एंड एवरीथिंग। तो ये है पूरा जो सेकेंड अर्बनाइजेशन। द महापरिनी भन सुत्त, तो अगेन ये सुत्त एक सूत का नाम है जिसमें मेंशन है नेम्स ऑफ 6 सिटीज विच वेर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। उस टाइम के बहुत ही ग्रेट सिटीज जो थे उसके नाम वहां पे मेंशन्ड है, तो वहां पे पढ़ रहे हम। दे आर चंपा, राजगृह, श्रवस्ती, सकीता, कौसंबी एंड वाराणसी। जिसमें से श्रवस्ती नाम आप ऊपर भी देख चुके हो, स्टार्टिंग फ्रॉम जो ट्रेड रूट था तो श्रवस्ती, उसमें एक नाम आपने देखा था, बाकी के कुछ नाम अभी हम आगे अभी देखेंगे अंदर। तो ये पहले तो उन्होंने 6 नाम, हमें एक सूत है जिसका नाम है महापरिनिभन, उसमें मिले हैं। By 6th century before Common Era, these and a few other cities had become very prosperous। बहुत ही ज्यादा prosperous cities बन चुकी थी ये by 6th century। Characteristic pottery of Janpad and Mahajanpad has been recovered from various archaeological sites। Also, many sites have yielded iron implements and punchmark coins of silver and copper। The punchmark coins have been mentioned in the ancient Indian literature as कर्षपन और पन्ना। तो अगेन एक छोटे से पैराग्राफ में कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि उस जमाने में जो पॉटरीज थी, जो पॉट्स बनाती थी, हमने दूसरे पहले के चैप्टर्स में देखा हुआ पॉट्स एंड एवरीथिंग। आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो अलग अलग है वो वहां से हमें मिले हैं, हमें कॉइन्स मिले हैं अलग अलग सिल्वर और कॉपर के, उसके ऊपर कुछ ना कुछ पंच मार्क है, मतलब कुछ ना कुछ सिंबल बना हुआ है, या कोई राजा का नाम है या राजा का फेस बना है या कुछ मैसेज लिखा हुआ है। पंच मार्क कॉइन्स मिले हैं हमें सिल्वर कॉपर, और उसको उस जमाने में पन्ना कहा जाता था। ओके, पैसे को पन्ना, कॉइन्स को पन्ना कहा जाता था। द फॉलोइंग थिंग्स आर परसीव्ड एज मार्कर्स ऑफ अर्बनाइजेशन। तो अब ये पैराग्राफ में हम वो चीजें देखेंगे कि जिससे हम बोल सकते हैं कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी हम मॉडर्न थोड़े हो रहे हैं। Development of the cities as administrative centers, network of surrounding villages to cater to the needs of urban centers,
interlinking of the village administration with the central administration, well-defined rules of taxation, internal and distant trade, well-established network and land routes and waterways, purchase and sales of goods by increasingly using monetary exchange along with the barter system, a stable legal system and judiciary. All these were the characteristics of urbanization were present in the times of Mahajanpad. तो अगेन पूरा एकदम पॉइंट वाइज इसको अगर आप लिख दे तो आपका ये आंसर हो जाएगा कि व्हाट आर द मार्कर्स ऑफ अर्बनाइजेशन, व्हाट आर द रीजंस जिससे हम बोल सकते हैं कि अर्बनाइजेशन हुआ है, व्हाट आर द प्रूफ जिससे हम बोल सकते हैं जो अर्बनाइजेशन हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हम प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बना चुके थे सिटीज का और उसका कंट्रोल कर चुके थे। राजा, उसके नीचे उसके सभा का प्रजा, पूरा उनके लिंक, ट्रेड कैसे चलाना है, कौन किधर, सेनापति का क्या काम है, फिर जो ट्रेजरर है उसका क्या काम है, ये अलग अलग हम रोल्स डिसाइड कर चुके हैं, जॉब डिसाइड कर चुके हैं, लैंड रूट्स, वाटर रूट्स, ट्रेड रूट सारे हम फॉर्म कर चुके हैं, परचेज सेल्स कर रहे हैं प्रॉपर विद मॉनिटरी टर्म्स और बार्टर सिस्टम। ये सारा ये जो चीज है इसी को हम कहते हैं इट इज द साइंस ऑफ अर्बनाइजेशन, दीज आर द मार्कर्स ऑफ अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक 6.4 महाजनपद एंड द कंटेम्पररी सिटीज। तो उस टाइम पे, कंटेम्पररी मतलब उस टाइम पे, करंट महाजनपद और उसकी कैपिटल सिटीज के बारे में अभी हम देखेंगे। सबसे पहले काशी। दिस महाजनपद वॉज पावरफुल वन इन द बिगिनिंग ऑफ द महाजनपद पीरियड। तो सबसे जब महाजनपद पीरियड स्टार्ट हुआ, सबसे पहले जो स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे पावरफुल था वो काशी करके था, जो आप नाम जानते हो, काशी नाम आज भी पॉपुलर है, और जिसका कैपिटल सिटी था वाराणसी। वाराणसी वॉज इट्स कैपिटल। द किंग्स ऑफ काशी वेर एम्बिशियस, काफी एम्बिशियस किंग्स थे, मतलब वो बहुत कुछ सोचते थे, और जो अपना सिटी, अपने महाजनपद को और प्रॉस्पर कराने को, खुद भी प्रॉस्परस होने के लिए बहुत कुछ, उनका विजन्स बहुत हाई थे, एम्बिशियस थे। According to the Jataka stories, they aspired for the highest position among all contemporary kings. तो अगेन जताका स्टोरीज, जो बुद्धिस्ट की अलग अलग जो स्टोरीज है डिफरेंट, वो उसे एक जताका स्टोरीज कहा जाता है। तो उसके अंदर हमने स्टोरीज में देखा है कि कैसे वाराणसी के एंड जो राजा थे, सारे के सारा काशी रीजन के जो सारे राजा थे अलग अलग, तो वो जो थे जितने भी आए सब लोग बहुत एम्बिशियस थे, और सब लोग जितने भी लोग थे पावरफुल लोग, वो हाईएस्ट पोजीशन पाना चाहते थे। और ये हमें बात पता पड़ी है इनके टेक्स्ट से। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, एक और बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंग अगेन चैप्टर वग यानी कि एक सेक्शन ऑफ चैप्टर होता है ऐसा, तो महावग करके वो बोला गया। तो वो एक बुक, एक काइंड ऑफ एक बुक का नाम है द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। उसके अंदर मेंशन्ड है, मेंशंस दैट द किंग ऑफ काशी हैड डिफीटेड कोसाला। तो कोसाला ऊपर हमने रीजन देखा था, उनको काशी वालों ने, लाइक वहां के राजा ने उन्हें हराकर वो अपने अंडर पूरा किंगडम ले लिया, एंड एनेक्स्ड इट टू हिज ओन किंगडम। तो कोशाला रीजन उनके अंडर उन्होंने कैप्चर कर लिया था। लेटर अजत शत्रु, ये नाम अंडरलाइन कर लीजिए, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अजत शत्रु द किंग ऑफ मगध कॉन्कर्ड एंड एनेक्स्ड काशी महाजनपद टू मगध। तो बाद में ये हमने आगे का देख लिया, मगध जो राज्य था, मगध का जो राजा था अजत शत्रु। ना मगध का पहले आपको जानना है, इस टाइम पे बिंबिसर करके भी राजा था, तो बिंबिसर से हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे। मगध का बिंबिसर जो राजा था, उसका बेटा था अजत शत्रु। अजत शत्रु ने अपने ही बाप को कैप्चर करके, यानी बिंबिसर को कैप्चर कर दिया और खुद राजा बन गया। खुद राजा बन के उतना वो विजन उसका ये था कि उसने आसपास के सारे, हम अभी देखने वाले हर एक राज्य को कैप्चर करने वाला कौन है, मगध ही होगा, तो वो हम अभी देखने वाले। तो वो किसके अंडर था सारा, अजत शत्रु जो था, जो बिंबिसर राजा का बेटा था, जो अपने ही फादर को यानी बिंबिसर को वो खुद कैप्चर कर देता है और खुद राजा बन जाता है, और वो आसपास के सारे रीजन्स को कैप्चर करके मगध को बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग राज्य बना देता है, और कैपिटल भी बाद में चेंज करता है, तो वो हम देखेंगे। तो यहां पर वो थोड़ी सी झलक हमने देखी। अजत शत्रु द किंग ऑफ मगध कॉन्कर्ड एंड एनेक्स्ड काशी महाजनपद टू मगध। तो काशी को बाद में इन्होंने कैप्चर कर लिया था, अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था। सेकेंड इज कोसाला, जो अब भी हमने देखा कि कोसाला को कैप्चर किसने किया था,
काशी के राजा ने किया था। एंशिएंट कोसाला एनकम्पास्ड द रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिया एंड लुम्बिनी इन नेपाल। तो कोसाला रीजन अगर देखा जाए तो कौन सा रीजन है वो, तो आज का उत्तर प्रदेश का रीजन, और नेपाल में थोड़ा जो पड़ता है लुम्बिनी, वो रीजन पड़ता है उस जमाने का कोसाला रीजन। श्रावस्ती वाज इट्स कैपिटल। हमने ऊपर ही देखा था श्रावस्ती ट्रेड रूट वहां से स्टार्ट होते हुए नीचे महाराष्ट्र तक पहुंचता है। श्रावस्ती वाज इट्स कैपिटल। किंग प्रसेनजीत या प्रसनादी, ये उनके पाली वर्जन में नाम था, वॉज अ डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्ध। अब उस जमाने में गौतम बुद्ध एक्चुअल में मौजूद थे। उस जमाने में गौतम बुद्ध अलग अलग जगहों पे प्रीच करने जाते थे और उनके फॉलोअर्स सारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क कहलाते, वो लोग सब लोग पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे टूर करते थे। तो कोसाला के राजा जो प्रसेनजीत थे वो भी उनके फॉलोअर थे, गौतम बुद्ध के फॉलोअर थे। कोसाला वॉज डिस्ट्रॉयड एंड एनेक्स्ड परमानेंटली टू मगध बाय किंग अजातशत्रु। तो ये हमने नीचे अभी देखा पढ़ता, अभी हमने पढ़ा कि कोशाला जो था वो किंग अजातशत्रु ने अपने अंडर कब्जे में ले लिया था। थर्ड जो महाजनपद है वो अंग। द सिटी ऑफ चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ अंगा। हमने चंपा सिटी, इंपॉर्टेंट सिटी देख ली थी स्टार्टिंग में 6 सिटीज के अंडर, और वो कौन से महाजनपद का कैपिटल है? अंग महाजनपद का कैपिटल है। इट वॉज अ सेंटर ऑफ द मराइन ट्रेड। ये मराइन ट्रेड का सेंटर था। इट वॉज परमानेंटली एनेक्स्ड टू मगध बाय किंग बिंबिसरा। तो ये अंग तो बिंबिसर ने खुद ही पहले कैप्चर कर लिया था। मैं एक बार आपको थोड़ा सा मैप दिखा दूंगा यहाँ पे, कि आप यहाँ पे ये देखिए मैप, ये आजू बाजू में यहाँ रीजन देख सकते हो। मगध के ऊपर की तरफ ही अंगा है, उसके दूसरे ऊपर आप देख सकते हो टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट अगर बोले जाए तो काशी उधर है, और थोड़ा सा तुरंत ऊपर बोला जाए तो अंग है। तो ये अंग को बिंबिसर राजा ने ही कैप्चर कर लिया था पहले ही, डिस्ट्रॉय उनके मतलब राजाओं को डिस्ट्रॉय करके, हराकर और उन डिफीट करके, डिस्ट्रॉय नहीं डिफीट करके अंग अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। और उनके बेटे बिंबिसर के बेटे अजातशत्रु ने काशी को भी अपने अंडर ले लिया था। ओके, तो लेट्स रीड अहेड। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी। कोसाला भी कैप्चर हो चुका है ऊपर, अंग भी कैप्चर हो चुके हैं, सारे के सारे अभी मगध रीजन के अंडर आते हैं। मगध महाजनपद के अंडर सब लोग कंट्रोल में है। मगध हैड इट्स फर्स्ट कैपिटल एट द सिटी ऑफ गिरिवराज। गिरिवराज जो हमने ऊपर देखा था, इंपॉर्टेंट सिटी जिसको राजगृह भी कहा जाता था, ऑल्सो नोन एज राजगृह। गिरिवराज वॉज सराउंडेड बाय 5 हिल्स। ये 5 हिल से सराउंडेड था, इसीलिए ये बहुत ही मुश्किल था दूसरों के लिए हमला करने के लिए। इट मेकिंग इट फॉर्मिडेबल फॉर द एनिमीज, या एनिमीज जो थे दूसरे, उनके लिए काफी मुश्किल होती है, क्योंकि वो घिरे हुए हैं 5 हिल्स के तरफ आजू बाजू अपने, तो पूरा वो चढ़ान करके आना, और आएंगे तब तक ये लोग जान जाएंगे और हमला बैक कर सकते हैं। इसलिए मगध राज्य इतना पावरफुल बन गया था। किंग बिंबिसर वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्ध, यानी जब गौतम बुद्ध इस वर्ल्ड में मौजूद थे तभी बिंबिसर भी मौजूद थे। द पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एनेक्सेशन ऑफ अदर किंगडम्स वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग बिंबिसर। तो किंग बिंबिसर ही थे जिस वक्त, जिस समय में जो सारे लोगों के महाजनपद एक दूसरे को वो कैप्चर करने लग गए थे, अलग अलग छोटे छोटे टेरिटरीज आसपास के अपने अंडर लेते जा रहे थे। तो किंग बिंबिसर के टाइम पे ये स्टार्ट हो चुका था, जो आगे उनके बेटे ने भी कंटिन्यू किया। लेटर पाटलिपुत्र बिकेम द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर। तो ये जो लेटर वाली इतनी सी लाइन है जो मैं आपको बता रहा था, जब अजातशत्रु राजा बन जाते हैं तो बाद में वो पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल बना देते हैं। जब उनके फादर थे तो मगध का कैपिटल वॉज ग्रीवराज या राजगृह। जब अजातशत्रु राजा बने तो कुछ समय बाद उन्होंने पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल बना दिया था। मगध का कैपिटल, न्यू कैपिटल इज पाटलिपुत्र। वृज्जी वज्जी, तो नेक्स्ट महाजनपद इज वृज्जी, और वज्जी नाम से भी ये जाना जाता है। दिस वॉज अ कन्फेडरेशन ऑफ 8 क्लैंस नोन एज महा अट्ठकुल। तो हमने ये 5th चैप्टर में भी देखा था, नाम वज्जी नाम पढ़ा था, वृज्जी नाम पढ़ा था। ये हमने देखा था 8 अलग अलग छोटे छोटे क्लैंस, कुल 8 अलग अलग कुल मिलके एक उन्होंने बनाया हुआ था अपना ओवरऑल महाजनपद। तो उसका नाम 8 है, इसलिए अठ कुल आया हुआ है। महा
अठकुल। इट इंक्लूडेड क्लैंस लाइक विदेहा। अब इसके अंदर कौन कौन मौजूद था, हम ये 5th चैप्टर में भी देख चुके थे। विदेहा, लिच्छावी, वज्जी, साख्या एंड ज्ञानत्रुक। यहां पे सिर्फ 1 2 3 4 5 नाम दिए हुए हैं, एटसेट्रा। द एकपन्न जताका मेंशंस दैट वैशाली, द कैपिटल ऑफ महाजनपद, वाज फोर्टिफाइड विथ 3 सराउंडिंग वॉल्स। तो अब हमें अगेन जो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है एक पन्न, उससे पता पड़ता है कि वैशाली नाम का कैपिटल था वज्जी का। वज्जी महाजनपद का कैपिटल क्या था, वैशाली था, जो 3 साइड से फोर्टिफाइड मतलब फोर्ट्स जैसा बनाया, पूरा उसको कवर अप कर दिया था ताकि कोई भी हमला ना कर सके। इट हैड 3 एंट्रेंसेस, गेट्स एंड बैशंस। तो वहां से एंट्रेंस भी थी और वहां पे बैशंस यानी कि वो रीजन जहां पे आप लाइक आर्मी असेंबल होके नजर रख सकती है और हमला भी कर सकती है हर डायरेक्शन में। किंग अजातशत्रु वाज द वन हु एनेक्स्ड द टेरिटरी ऑफ वज्जी लैंड टू द मगध। तो अभी तक हमने जितने भी महाजनपद देखे सभी को एनेक्स्ड कर लिया था मगध ने। तो मगध इसीलिए पावरफुल बनते जा रहा है। नेक्स्ट, मल्ल करके जो महाजनपद था, द सिटी ऑफ खुशीनारा और खुशीनगर, नगर वर्ड मेरे ख्याल से इसको प्रोनाउंस करेंगे खुशीनगर या काशिया भी कहा जाता है ऐसे। इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, आज का जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर यह पड़ता है, वॉज द कैपिटल ऑफ महाजनपद। तो मल्ल महाजनपद का सिटी कौन सा कैपिटल सिटी है, खुशीनरा या खुशीनगर। ओके, ये सारा आप लिखते जाइएगा, एक तरफ आप महाजनपद का नाम, एक तरफ उसके कैपिटल्स का नाम लिखते जाइएगा। was the capital. गौतम बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाणा एट दिस सिटी। अब ये सिटी का इंपॉर्टेंस सबसे पहले क्या हो गया कि गौतम बुद्ध ने अपना फाइनल जो लाइक एक तरह से डेथ हम बोल सकते हैं, वो जो अटेंड किया था महापरिनिर्वाणा। निर्वाणा वर्ड इसके अंदर छुपा हुआ है, इफ यू कैन सी प्रॉपरली। तो जो फाइनल निर्वाणा एनलाइटमेंट जो अटेन किया था वो इस सिटी में किया था, खुशीनार सिटी में किया गया था। अ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, एक कॉपर प्लेट पे जो लिखा हुआ है, जो 5th सेंचुरी का कॉपर प्लेट है, वॉज फाउंड एट द परिनिर्वाणा स्तूपा। यहां पर एक स्तूपा बना हुआ है गौतम बुद्ध का, वहां पर हमें एक कॉपर प्लेट मिला था जिसमें हमें ये इंफॉर्मेशन मिली थी। इट रेड परिनिर्वाणा चाहित्य तम्रापथ इति। तो ये उसके ऊपर लिखा गया था। इन द लेटर वैदिक पीरियड मल्ल महाजनपद वॉज अ मोनार्की। तो ये एक मोनार्की था, एक सिंगल रूलर था यहाँ पे। लेटर इट टर्न्ड इनटू रिपब्लिक, और बाद में ये रिपब्लिक बन गया, यानी कि वोटिंग वाइज सिलेक्शंस एंड एवरीथिंग। देयर वेर 2 मोर सिटीज इन महाजनपद। यहां पर और 2 सिटीज थे इंपॉर्टेंट से, पावा और भाओगन नगर। तो 2 दूसरे सिटीज का नाम भी आपको बताया है इस महाजनपद के अंदर। तो टोटल 3 सिटीज के नाम हमें पता पड़े, खुशीनरा जो कैपिटल सिटी है, दूसरा पावा और भाओगा नगर। अकॉर्डिंग टू द जैन टेक्स्ट, अब जैन टेक्स्ट के अनुसार क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली हमें। 18 रिपब्लिक्स फ्रॉम द रीजन्स ऑफ मल्लास, लिच्छावीज एंड काशी कोसाला हैड फॉर्म्ड अ कॉन्फेडरेशन टू फाइट अजातशत्रु। तो अब हम जान गए अभी तक कि अजातशत्रु कैसे बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत पावरफुल्ली सब पे वो हमला कर करके सारा रीजन अपने अंडर ले रहा है। तो मल्ला के कुछ अलग अलग वहां पे सारे के सारे रिपब्लिक्स हैं, अपना अपना राज्य चला रहे हैं आपस में, डेमोक्रेसी चलाकर। तो ये लोग और कुछ काशी कोसाला के लोग, कुछ लिच्छावी के लोग, ऐसे जितने भी रिपब्लिक्स थे, टोटल 18 रिपब्लिक्स थे, वो लोग आपस में मिलके, दैट इज कॉल्ड कॉन्फेडरेशन करके, आपस में मिलके अजातशत्रु के खिलाफ लड़ रहे थे। जैसे आज की तारीख में हम देखते हैं कि एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ सारी पार्टीज आपस में गठबंधन करके लड़ती है उनके साथ, महागठबंधन, ये सारे शब्द यूज किए जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ हो रहा है, अजातशत्रु एक तरफ है और यहाँ पे बाकी 18 रिपब्लिक्स ने अपने साथ अपना यूनियन बनाकर उनके साथ फाइट कर रही है। बाय 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, द मल्ल महाजनपद वाज मर्ज्ड इनटू मौर्य एम्पायर। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अजातशत्रु और ये सब चल रहा है 6th सेंचुरी में, दैट इज 600 बिफोर कॉमन एरा। 3rd सेंचुरी मतलब 300 साल बाद, 300 साल आगे आ चुके हैं हम लोग। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड 300 साल में बहुत सारे चेंजेस हो गए। मगध भी अब पूरा जो अब है मौर्य एम्पायर कहला गया। चंद्रगुप्त मौर्य ये इसके फाउंडर होने वाले हैं, जो आगे जाके स्टोरी ये सब हम पढ़ने वाले हैं। सो इसमें अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड 6th सेंचुरी मतलब 600
और थर्ड सेंचुरी मतलब 300 साल आगे की बात हमने यहां पे देख ली कि मल्ल महाजनपद मौर्य एम्पायर का हिस्सा बन जाएगा आगे जाकर। नेक्स्ट महाजनपद जो है छेदी दिस महाजनपद हैड ऑक्यूपाइड बुंदेलखंड एंड द रीजन अराउंड इट। तो आज का जो बुंदेलखंड रीजन है पूरा, वो आसपास का रीजन पूरा छेदी रीजन महाजनपद उस जमाने का है। द सिटी ऑफ सुक्तिमती और सुथिवती वॉज इट्स कैपिटल। तो इसके कैपिटल सिटी का नाम क्या था? शुक्तिमती या सुथिवती। इट इज सपोज टू हैव बीन सिचुएटेड नियर बंदा इन उत्तर प्रदेश। आज का ये अगर अगेन लोकेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बंदा रीजन के यहां पे ये पड़ता है। नेक्स्ट जो महाजनपद था वो वंशा या वत्स। कौशंबी वॉज द कैपिटल, कोसम नियर द इलाहाबाद। आज का जो इलाहाबाद है वहां पे कोसम रीजन है, वो उस टाइम पे वहां का कैपिटल सिटी था जिसका नाम कौशंबी ऑफ दिस महाजनपद। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ऑफ पुराना टेक्स्ट, अगर पुराना टेक्स्ट जो हमारे पास पहले से जो है उसकी बात करें तो हस्तिनापुर वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड ऑफ गंगा एंड किंग निचक्षु अ डिसेंडेंट ऑफ पांडवास हैड टू शिफ्ट हिज कैपिटल टू कौसंबी। तो अगेन एक स्टोरी, तो हस्तिनापुर पहले, इस सब के पहले हस्तिनापुर था वहां पे। आप जानते ही हो महाभारत के टाइम का जो नाम था ये हस्तिनापुर रीजन। हस्तिनापुर में जहां पे पांडवस थे, पांडवस के जो नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही थी जिसमें किंग निचक्षु जो थे, उनको अपना बेस शिफ्ट करना पड़ा था क्योंकि हस्तिनापुर रीजन में फ्लड आ चुका था गंगा रिवर की वजह से। तो उन्होंने अपना कैपिटल कौसंबी कर लिया था जो ये सिटी है। द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले स्वप्न वसवदत्ता written by भाषा is King Udayan. He was the king of the वत्सा महाजनपद and the contemporary of गौतम बुद्ध। तो यहां पर सबसे पहले तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा और फिर हम आगे इसका रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। तो किंग उदयन, सबसे पहले इसमें आप किंग उदयन नाम अंडरलाइन करें। किंग उदयन या किंग उदय करके भी हम इसको बोल सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ये पहले तो राजा थे वत्स, जो ये हमारा महाजनपद है उसके। उस टाइम पे गौतम बुद्ध भी मौजूद थे, ये भी हम यहाँ पे कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्ध ये भी हम जान गए हैं। अब उस टाइम पे इनकी एक प्यारी सी लव स्टोरी है। इनको कैप्चर कर लिया था अवंती के राजा ने एक बार, और अवंती के राजा की जो बेटी थी उससे इनको लव हो गया था, उदयन को लव हो गया था, जिसका नाम था वसवदत्ता। वसवदत्त उनका नाम था, लेडी का नाम था जिससे किंग उदयन को लव हो गया था। तो ये काफी लाइक उस टाइम पे जैसे आज हम जानते हैं लव अफेयर्स अलग अलग, वैसे ये काफी इंपॉर्टेंट स्टोरी था उस टाइम पे। तो ये अब इसमें होता क्या है कि किंग उदयन के जो मिनिस्टर होते हैं वो उनको झूठ बोलते हैं कि वसवदत्त की मौत हो चुकी है, तो अब उनको उदयन किंग को शादी किसी और से वो करने कहते हैं। तो ये एक थोड़ा सा हुआ था, एक तरह का धोखेबाजी हुई थी उनके साथ, जिसमें लास्ट में उन्हें पता पड़ता है कि वसवदत्त एक्चुअल में जिंदा थी। तो ये एक थोड़ा सा ट्विस्ट टेल है जो जिसके ऊपर बाद में भाषा नाम के एक राइटर थे, BHASA जो यहां पे लिखा हुआ है, रिटन बाय भाषा जो थे, वो एक राइटर का नाम है उस टाइम पे जो मौजूद थे। उन्होंने एक प्ले लिखा था, उन्होंने एक नाटक लिखा था जो ये लाइक सिटीज में अलग अलग रीजन्स में लोग परफॉर्म करते थे। एक कोई किंग उदयन बनता था, एक वसावत बनती थी, एक मिनिस्टर बनता था। तो ये एक प्ले चलता था उस टाइम पे, ऐसा ये यहाँ पे हमें बता रहे हैं। और ये डिटेल हमें अगेन फ्रॉम द टेक्स्ट पता पड़ी है, पुराना टेक्स्ट वगैरह में हमने जो पढ़ा हुआ है डिटेल्स, वहां से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है कि उस जमाने में एक पर्टिकुलर किंग थे जिनका ऐसा ऐसा अफेयर था और उनकी शादी उनको धोखे से किसी और से करा दी गई थी ताकि वो राज्य में ध्यान दे, राज्य संभाल सके अपना। ये सारी स्टोरीज थी इसके पीछे। तो ये आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने रिसर्च करते हुए पता की तो आपके लिए मैंने शेयर की। नेक्स्ट, कुरु, द कैपिटल ऑफ दिस महाजनपद वाज लोकेटेड इन इंद्रपत नियर दिल्ली। इट्स नेम वाज इंद्रप्रस्थ और इंद्रपत्तन। तो ये आप जानते ही हो, इंद्रप्रस्थ और कुरु। According to Jataka literature, the kings of Indraprasth belong to युधितिल गोत्र। युधितिल यानी युधिष्ठिर, पांडवस के हमारे युधिष्ठिर, कुरु क्लैन, ये आप जानते हो महाभारत में कुरुज और पांडवस के बीच में वॉर हुई थी जो, तो ये उसी का रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन चल रहा है। युधितिल गोत्र यानी युधिष्ठिर के जो लाइन ऑफ लाइनेज में आता है, उसी के अंडर
आगे जाके कुरु जो पूरा महाजनपद है वहां का कैपिटल वाज इंद्रप्रस्थ, और वहीं पे आगे जाके ये पूरा उनका जो गोत्र मीन्स वो लाइनेज कहा जाता है इन शॉर्ट, तो उनका लाइनेज वहीं पे रहा है पूरा। नेक्स्ट है पांचाला। द महाजनपद ऑफ पांचाला वॉज डिवाइडेड इंटू उत्तर पांचाला एंड दक्षिण पांचाला। तो हम तो पहले ही जानते कि पांचाला में पहले देयर वाज 5 क्लैन, हमने 5th चैप्टर में देखा था, और वो भी दो अलग अलग, और इतना बड़ा रीजन हो जा रहा था क्योंकि 5 अलग अलग क्लैंस थे इसके अंदर जुड़े हुए। तो ये महाजनपद जो बना था 5 क्लैंस को मिला के बना हुआ था। महाजनपद जब ये फॉर्म हो गया था तो उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उत्तर पांचाल दक्षिण पांचाल। तो 2 डिवीजन है, तो 2 सिटी कैपिटल आपको मिलेगी यहाँ पे। द रिवर भागीरथ वॉज द नेचुरल बाउंड्री दैट डिवाइडेड द महाजनपद। तो दोनों रीजन को डिवाइड करने, बॉर्डर्स को डिवाइड करने वाली कौन, वो बॉर्डर का काम एक्चुअली कौन कर रहा है, रिवर भागीरथ जो बहती है वो दोनों को डिवाइड करने का काम कर रही है। आइचत्र द कैपिटल ऑफ उत्तर पांचाल। तो और नॉर्थ के तरफ का पांचाल का कैपिटल सिटी का नाम क्या है, आइचत्र वॉज लोकेटेड नियर द विलेज ऑफ रामनगर, डिस्ट्रिक्ट बरेली, उत्तर प्रदेश। तो आज का करंट लोकेशन उत्तर प्रदेश बरेली रामनगर, उस रीजन को उस टाइम पे आइचत्र कहा जाता था, वो कैपिटल सिटी था उत्तर पांचाल रीजन का। कंपेली प्रेजेंट डे काम्पिल इन द फारुकाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। और अगेन उत्तर प्रदेश में ही फारुकाबाद डिस्ट्रिक्ट में काम्पिल करके जो जगह है वो आज उस जमाने का अगेन वाज द कैपिटल ऑफ दक्षिण पांचाल। तो 2 डिविजन है पांचाल के, 2 डिविजन है नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ का एक सिटी कैपिटल, साउथ का एक कैपिटल सिटी। नॉर्थ का कैपिटल सिटी का नाम आइचत्र, और साउथ साइड के पांचाल रीजन का कैपिटल सिटी इज व्हाट वाज द नेम, काम्पिल। ओके, तो ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। द महाजनपद ऑफ कुरु एंड पांचाल ऑफन फॉट फॉर सुप्रीमेसी। तो ये हम जानते ही है, पांचालाज और कुरुस की वॉर आपस में। बोथ द डिवीजन ऑफ पांचाला महाजनपद वेर मोनार्कीज इन द बिगिनिंग, एट लेटर डेट दे वर टर्न इनटू संघराज्य। ये भी हमने 5th चैप्टर में ही पढ़ लिया था कि पांचाल रीजन में बहुत सारे अलग अलग क्लैंस थे जो मोनार्की थे, वो आपस में संघराज्य, यानी ये जो महाजनपद फॉर्म करने के लिए साथ में संघ राज्य करने आ रहे हैं, वो हमने 5th चैप्टर में ही देख लिया था। नेक्स्ट महाजनपद है मत्स्य। द कैपिटल ऑफ दिस महाजनपद वाज विराटनगर, विच वाज लोकेटेड एट बैराट इन द जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो आज का लोकेशन राजस्थान जयपुर डिस्ट्रिक्ट में बैराट करके जो जगह है वो उस टाइम पे विराटनगर नाम से जाना जाता था, और वो रीजन पूरा मत्स्य महाजनपद था। मत्स्य वॉज मर्ज इन टू द एम्पायर ऑफ मगध एट द लेटर डेट। काफी टाइम बाद मगध अगेन मत्स्य को भी कैप्चर कर लेता है। बैराट इज वन ऑफ द प्लेसेस वेयर अशोकन एडिक्स हैव बीन फाउंड। बैराट का एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर अशोका राजा ने अपने जो अलग अलग पिलर्स लगाए थे, तो उसमें से एक एडिक, उनका एक पिलर वगैरह वहां पर मौजूद है। नेक्स्ट जो महाजनपद है शूरसेना। दिस महाजनपद वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। इट्स कैपिटल वॉज द सिटी ऑफ मथुरा। तो मथुरा सिटी जो आज की अभी भी मथुरा नाम से ही जानी जाती है, वो उस टाइम पे शूरसेना नाम के महाजनपद की कैपिटल सिटी थी। ग्रीक हिस्टोरियंस हैव मेंशन्ड द नेम ऑफ द महाजनपद एज सूरसिनोई। तो ग्रीक हिस्टोरियन भी हमारे यहाँ पे मौजूद होते थे, काफी उस टाइम पे घूमने फिरने आते थे, हमारे राजाओं के दरबार में एज अ गेस्ट रहते थे। तो वो लोग भी हिस्ट्री लिखते जा रहे थे, तो वो उन्होंने सूरसेन को नाम क्या लिखा हुआ है, सूरसेनोई नाम लिखा हुआ है, एंड मथुरा एज मैथोरा नाम लिखा हुआ है। लेटर द महाजनपद ऑफ सूरसेना वॉज मर्ज्ड इनटू मौर्य एम्पायर। तो अगेन मौर्य एम्पायर मतलब मगधी है, जो आगे जाके मौर्य एम्पायर हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट अश्मक अशक, इसके बारे में हमने ऊपर काफी डिटेल देख ली है, फिर से छोटा सा खाली यहाँ पे। वी हैव सीन अर्लियर दैट पोथाली वाज द कैपिटल ऑफ अश्मक महाजनपद एंड प्रोबेबली इट वाज अ फेडरली स्टेट ऑफ काशी महाजनपद। तो फेडरली स्टेट ऑफ काशी महाजनपद यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो ऋषभ देव जो थे, उन्होंने उनके अंडर पूरा मैक्सिमम कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट था इंडिया का, तो उन्होंने 2 बेटों के बीच में डिवाइड कर दिया था, काशी महाजनपद और अश्मक करके। ओके, तो आगे जाके जब दोनों भाई आपस में लड़े थे और उनमें काफी ज्यादा वॉर हुए थे, तो तब तक के लिए वो फेडरली स्टेट था, यानी वो उसको उसके ऊपर उसका कंट्रोल था।
फेडरल स्टेट यानी उसके ऊपर उसका कंट्रोल है फाइनेंशियल वाइज, और उसको अपना मतलब पैसा चुकाना है उनको, टैक्स चुकाना है उनको, उस तरह का रिलेशन था। अवंती, अवंती का मैंने आपको बात किया था वत्सा का, जब हम पढ़ रहे थे यहाँ पे 8 वाला बाजू में ही उसके, वंशा वत्स का जो राजा था उदयन, उसको जिससे प्यार हुआ था वो अवंती की, अवंती राज्य की लाइक प्रिंसेस थी। दिस महाजनपद एनकम्पेस द रीजन ऑफ मालवा, निमद एंड इट्स नेबरिंग रीजन इन मध्य प्रदेश। तो आज का जो मध्य प्रदेश है वहां पर मालवा रीजन, निमद रीजन, ये जो रीजन है और उसके आसपास के रीजन है वो उस जमाने में अवंती के नाम से जाने जाते थे। अवंती महाजनपद वॉज डिवाइडेड इंटू उत्तर अवंती एंड दक्षिण अवंती, इसमें भी दो, उत्तर अवंती दक्षिण अवंती। उज्जैन वॉज द कैपिटल ऑफ उत्तर अवंती, अगेन दो, अगर पार्टीशन है तो दो कैपिटल निकलेंगे। तो उज्जैन, जो आज का तारीख का उज्जैन, प्रॉपर उज्जैन हम बोलते हैं, उस जमाने में उज्जैनी कहा जाता था और वो कैपिटल सिटी था। वाइल महिष्मती, जो ये नाम भी हम पढ़ चुके हैं, महिष्मती वॉज द कैपिटल ऑफ द दक्षिण अवंती, जो आज के टाइम का खांडवा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। किंग प्रद्योत, सॉरी, किंग प्रद्योत, इसी की मैं बात कर रहा था, इसी की डॉटर थी जिससे उदयन किंग को प्यार हो गया था। तो किंग प्रद्योत ने एक्चुअली उदयन को अपने कब्जे में कर लिया था एक वॉर के बाद, डिफीट के बाद, और उनके बीच में फिर लाइक वो मिलने लगे, उदयन किंग और उनकी बेटी वो मिलने लगे, उनसे वो म्यूजिक लेसन या कुछ तो ले रहे थे, ऐसा कुछ तो स्टोरी था समथिंग, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा विकिपीडिया पे। तो वो कुछ म्यूजिक लेसन ले रहे थे और उनके बीच में प्यार हो जाता है, और फिर जब वापस ये इधर आते हैं, ये सारा स्टोरी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। किंग प्रद्योत वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध, तो ये भी किंग प्रद्योत जब मौजूद थे तब गौतम बुद्ध जिंदा थे। इन द 4th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरिया, अवंती महाजनपद बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मौर्य एम्पायर, और आगे जाके मौर्य एम्पायर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया अवंती। 4th सेंचुरी यानी 200 साल आगे आ चुके, ये ऑलमोस्ट जितनी पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं वो 6th सेंचुरी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, बीच बीच में हम थोड़ा सा फ्यूचर भी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा महाजनपद इज गांधार। ये नाम भी आप जानते हो, काफी इंपॉर्टेंट, गांधारी वहीं से बिलोंग करती है। दिस महाजनपद हैड स्पीयर्ड इनटू कश्मीर एंड अफगानिस्तान, ये पूरा कश्मीर अफगानिस्तान में स्प्रेड हो चुका है। तक्षशिला वॉज इट्स कैपिटल, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, ये वहां पे था, तक्षशिला वॉज इट्स कैपिटल। पुकुसती, पुकुसती और पुष्कसरीन वॉज द कैपिटल ऑफ गांधार, तो गांधार के राजा का नाम दिया हुआ है, पुकुसती नाम से भी आप उसे बोल सकते हो या पुष्कसरीन नाम से भी आप उसे बोल सकते हो। Who was a contemporary of King बिंबिसर, तो जब बिंबिसर मौजूद थे तब उस टाइम पे गांधार में कौन राजा था, पुकुसती मौजूद थे। He had established diplomatic relation with King बिंबिसर, इनके आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, यानी एक दूसरे से कुछ ना कुछ वो लेन देन करते रहते थे। By the 6th century before common era, अब ये हम आगे थोड़े से, the Iranian emperor दर्यूश वन कॉन्कर्ड गांधार महाजनपद, तो ईरान का एक एम्परर था, ईरान जगह का इरानियन एम्परर जो था जिसका नाम दारियुश है, उन्होंने गांधार महाजन पे कब्जा कर लिया था, क्योंकि अफगानिस्तान कश्मीर रीजन ईरान साइड आजू बाजू में ही है, तो वहां से कैप्चर हुआ था। द बेहिस्तुन इंस्क्रिप्शन इन ईरान, तो ईरान में जैसे हमारे यहाँ पे अशोका एडिक्स पाए जाते हैं, बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं, अलग अलग इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं, वैसे ईरान में बेहिस्तुन इंस्क्रिप्शन में ये इंफॉर्मेशन हमें मिली थी और वहां पर ये हमें वहां से पता पड़ा। गांधार वॉज वन ऑफ द सत्रपाइज ऑफ इरानियन एम्पायर, तो इरानियन एम्पायर जैसे हम यहाँ पे पूरा हमारा लाइक इंडियन एम्पायर अलग अलग पढ़ रहे हैं, मौर्य एम्पायर, ये सब इंडिया का स्टोरी पढ़ रहे हैं, वैसे ईरान की हिस्ट्री में इरानियन एम्पायर में ये लिखा गया है कि गांधार को उन्होंने कैप्चर किया था एक टाइम पे। नेक्स्ट लास्ट जो हमारा है, हम नॉर्थ, एकदम नॉर्थ में पहुंच चुके हैं हम लोग, नीचे से होते हुए पूरा नॉर्थ में पहुंच चुके एकदम टॉप पे। काम्भोज वॉज द 16th महाजनपद। दिस महाजनपद इज मेंशन्ड इन द एंशिएंट लिटरेचर अलोंग विद गांधार, गांधार के साथ इसका नाम भी आता है। राजपुरा या राजौरी वॉज इट्स कैपिटल, तो दो नाम से आप इसको जान सकते हो, अगेन राजपुरा या राजौरी भी लिख सकते हो आप, विच इज द कैपिटल ऑफ काम्भोज। काम्भोज वॉज वेल नोन फॉर इट्स एक्सीलेंट हॉर्सेस, ये लोग हॉर्सेस के लिए जाने जाते थे, और हॉर्समैन वॉरियर्स, ये लोग वॉरियर्स थे जो हॉर्स का इस्तेमाल करते थे। काम्बोज पीपल हैड रेजिस्टेड सिकंदर्स एडवेंट, सिकंदर यानी यहाँ पे अलेक्जेंडर की बात हो रही है, आपने सुना होगा सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, अगर आपने सुना है तो आई डोंट नो। तो अलेक्जेंडर जो राजा थे, ग्रीस के जो राजा थे,
जिन्होंने पूरे वर्ल्ड, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, काफी कम उम्र में उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर लिया था, और वैसे कब्जा करते करते इंडिया में आ चुके थे। और उसकी वो बात बता रहे कि सिकंदर ने कोशिश की थी काम्बोज लोगों पे लड़ने की और उनसे, तो उन्होंने काफी उनको रेजिस्ट किया था। द असपोसॉय, यानी कि ऊपर हम देख चुके नाम अश्वयान का, उन्होंने जो ग्रीक हिस्टोरियंस ने जो नाम लिखा था वो नाम यहाँ पे दिया हुआ है, असपोस्यो, या आई डोंट नो व्हाट प्रोनाउंसिएशन होगा इसका, ये हम तो इसे हिंदी वाला पढ़ेंगे। अश्वयाना वॉज पार्ट ऑफ द काम्बोज महाजनपद। तो अश्वयाना जो रीजन है वो काम्बोज महाजनपद का पार्ट था। महाजनपद इज मेंशन्ड इन अशोकाज एडिक, यहां पर भी अशोका की एडिक में इसका नाम मेंशन्ड है एज अराज। अराज नाम से इसका नाम लिखा गया, क्यों? मीनिंग दोज हु डू नॉट हैव अ किंग, जिसका कोई राजा नहीं होता है, मतलब ये लोग रिपब्लिक स्टेट थे। काम्बोज भी एक रिपब्लिक स्टेट था। तो दैट वाज ऑल 16 महाजनपद। आई होप आपको समझ में आया इतना। नाउ अगर आप ये वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं तो लाइक कंटिन्यू कर रहे हैं, आई मीन चैप्टर तो आपको पढ़ना ही है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक फ्लो में पूरा ना देखें, पार्ट्स पार्ट्स में वीडियो देखें, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा रहे। और ये तो रीडिंग मेरी हो रही है, मैं रीडिंग कर रहा हूं, मैं चाहता हूं जो जो मैंने एक्सप्लेन कर लिया पार्ट, उतना आप रीडिंग पहले कर लो, इतने सारे इतने नोट्स जो पॉइंटर्स है बना लो, हर एक सिटी, हर एक कैपिटल, राजाओं के नाम, ये सारे आप जो जो बातें हमने अभी डिस्कस की, जो जो बातें मैंने आपको बताई, वो सारा चीज आप लिख लो, एक नोट्स बना लो, ब्रेक लो थोड़ा सा, फिर आगे का चैप्टर कंटिन्यू करो। लास्ट का थोड़ा सा पार्ट अभी बाकी है, ऑलमोस्ट 2 और 3 पेजेस बाकी है, जल्दी से खत्म करेंगे नेक्स्ट। सो आई होप आपने लाइक वीडियो पॉज किया था या आपने देखना बंद कर दिया था और अभी आप अगेन कंटिन्यू कर रहे हो। 6.5 महाजनपद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड गिल्ड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द 5th लेसन हमने ऑलरेडी देखा हुआ। वी हैव सीन वेरियस टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ एंशिएंट स्टेट्स। दे वर राज्य, स्वराज्य, भोज्य, वैराज्य, महाराज्य, साम्राज्य एंड परमेष्ठया। इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन दिस टर्म्स। ये बहुत मुश्किल है। हमने ये 5th चैप्टर में अलग अलग ये टर्म देखे थे। राज्य किसे कहा जाए, स्वराज्य किसे कहा जाए, वैराज्य किसे कहा जाए, महाराज्य किसे कहा जाए, साम्राज्य किसे कहा जाएगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट है इसको डिफाइन करना, लेकिन हमें कुछ टेक्स्ट ऐसे मिले हैं, कुछ चीजें हमें ऐसे मिली है जिसके बेसिस पे हम ये थोड़े से डिस्टिंक्शंस कर सकते हैं और हम डिस्टिंक्ट बता सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं कि राज्य किसे कहा जा सकता है, साम्राज्य किसे कहा जा सकता है, स्वराज्य किसे कहा जा सकता है। ओके, सो वी गोना रीड दैट नाउ। इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन दिस टर्म्स, हावेवर सतपथ ब्राह्मण, जैसे कि ये टेक्स्ट का नाम है सतपथ ब्राह्मण, एंड कथ्याना श्रोत सूत्र एक्सप्लेन द टर्म राज्य एंड साम्राज्य इन द कंटेक्स्ट ऑफ सैक्रिफिशियल सिस्टम। तो अब दो पहले तो बुक के नाम आ गए, शतपथ ब्राह्मण और कथ्यायन श्रोत सूत्र। ये दो अलग अलग एक किताबों के नाम समझिए आप, जिसके अंदर हमें हिस्ट्री लिखी हुई मिली है लोगों की। उसमें राज्य और साम्राज्य इसको उन्होंने डिफरेंशिएट करके बताया है। उसका डिफरेंस है सेक्रीफाइस सिस्टम के ऊपर। तो आपको अगेन ये बात समझनी है कि उस जमाने में काफी सेक्रीफाइस किए जाते, आज भी किए जाते थे, बट पहले काफी किया जाता था। राजा को जब पावरफुल बताना है तो वो, जैसे आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा कि वो बैल का सेक्रीफाइस करता है, लेकिन बाहुबली रोक देता है उसको, राइट। तो ये उस जमाने में सेक्रीफाइस बहुत ही कॉमन एक रिचुअल था। तो सेक्रीफाइस सिस्टम के बेस पे एक राज्य और साम्राज्य के बीच में डिस्टिंक्शन होता है, तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इट, उसके अनुसार, द किंग हु परफॉर्म्स राजसूय सेक्रीफाइस इज डेजिग्नेटेड एज राजा। तो राजसूय सेक्रीफाइस, तो सबसे पहले सेक्रीफाइस होता है राजसूय सेक्रीफाइस, यानी कि एक राजा एक पूरा सबको पंडित सबको अपने प्रजा वगैरह को लाइक जमा करके एक हवन काइंड ऑफ एक पूरा करता है, जिसे राजसूय यज्ञ भी कहा जाता है। आपने अगर नाम सुना होगा तो राजसूय यज्ञ। तो ये जो करता है उसको हम पहली बात तो राजा बोलते हैं, और उसके किंगडम को हम राज्य घोषित करते हैं। द किंगडम रूल्ड बाय हिम इज डेजिग्नेटेड एज राज्य। नाउ यही एक राजा मतलब एक लोअर लेवल हो गया। अब साम्राज्य कैसे होगा वो, व्हेन ए राजा परफॉर्म्स वज्रपेय सेक्रीफाइस। वज्रपेय सेक्रीफाइस क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये रीड कर लेंगे। When a Raja performs Vajpaya sacrifice, he is entitled to epithet of साम्राज्य। तो अब कोई राजा जब
नेक्स्ट लेवल की सेक्रीफाइस करता है। कौन सी लेवल की सेक्रीफाइस, नेक्स्ट क्या है वो सेक्रीफाइस करना उसको? वाजपेय सेक्रीफाइस, ये भी एक नाम है। जैसे राजसूय सेक्रीफाइस नाम है, वैसे वाजपेय सेक्रीफाइस एक नाम है। वाज और पेय, वाज मीन्स राइस होता है, चावल, और पेय मीन्स ड्रिंक होता है। तो वाजपेय सेक्रीफाइस के अंदर वो बहुत सारा अगेन हवन वगैरह, पूजा आरती वो सब करके राइस और ड्रिंक बांटते हैं लोगों के लिए। और ऐसा करके जब वो पूरा एक इवेंट करते हैं तो उसको हम वाजपेय सेक्रीफाइस कहते हैं। तो जब कोई राजा वाजपेय सेक्रीफाइस कर लेता है तो वो राजा का टाइटल अब बड़ा हो जाता है। वो टाइटल अब क्या हो जाता है? साम्राज्य। उसे साम्राज्य कहा जाता है। और उसके राज्य को अब क्या कहेंगे? अब राज्य नहीं कहेंगे, अब उसके राज्य को साम्राज्य कहेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये डिस्टिंक्शन समझा। राजा इज ऑलवेज डेजिस्ट्रस ऑफ द सुपीरियर, desist of the superior entitlement of साम्राज्य. The epithet of राजा always indicates a lower cadre. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया राजा नीचे का लेवल है, साम्राज्य उसके ऊपर का लेवल है। ओके, तो साम्राज्य का टाइटल सबको चाहिए, तो उसके लिए राजा क्या करता है? ये यज्ञ करता है। कौन सा यज्ञ करता है? वाजपेय यज्ञ करता है, सैक्रिफाइस करता है। A Raja was expected to be a Kshatriya, and according to the existing norms, a Brahmin was expected to refrain from accepting the position of a Raja. तो उस जमाने में क्षत्रिय होना जरूरी था एक राजा का, ऐसा एक नॉर्म था, और ब्राह्मण लोग राजा नहीं बनते थे, ऐसा एक उस टाइम पे चलता था। हावेवर, लेकिन फिर भी बहुत सारे एक्सेप्शन केसेस रहे हैं। देयर हैव नंबर ऑफ एक्सेप्शंस टू दिस नॉर्म एज सीन इन द वैदिक लिटरेचर एंड बुद्धिस्ट जताकस। तो हमने देखा ऑलरेडी वैदिक लिटरेचर में अलग अलग और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी देखा अलग अलग कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई एक ब्राह्मण राजा बना है। द पोजिशन ऑफ राजा वॉज जनरली बिक्विंटेड ऑन द सन ऑफ द रूलिंग किंग आफ्टर हिम। तो जनरली जो राजा है उसका बेटा ही राजा बनता है, ये सिस्टम भी चला आ रहा था। हावेवर, फिर भी कुछ टाइम ऐसे थे, एट टाइम्स अ किंग वाज इलेक्टेड बाय पीपल, लोग उसे इलेक्ट करते थे, जिसे हम रिपब्लिक कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। द फर्स्ट वाइफ ऑफ द किंग वाज गिवन द एपिथेट ऑफ राज महिषी। तो जो राजा की पहली, बहुत सारी बीवियां होती थी इसलिए उन्होंने फर्स्ट लिखा हुआ है, पहली पत्नी जो होती थी उसको टाइटल दिया जाता था राज महिषी। शी वॉज द वन हु वॉज फॉर्मली क्राउंड अलॉन्ग विद द किंग। तो वो थी जो राजा के साथ बाजू में लाइक क्राउन, उनको क्राउन वगैरह पहना के बिठाया जाता था। अ पावरफुल सोवरेन परफॉर्म्ड अश्वमेध सेक्रीफाइस टू एस्टैब्लिश हिज सुप्रीमेसी। अब दूसरा सेक्रीफाइस क्या है? नेक्स्ट आता है अश्वमेध सेक्रीफाइस। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, हॉर्स। अश्वमेध, अश्वमेध उससे पूरा नाम है वो। तो इसके अंदर एग्जैक्टली क्या होता है अगेन मैं आपको बताऊंगा। राजा लोग एक स्ट्रॉन्ग घोड़ा अपने राज्य में एक साल के लिए छोड़ देते थे। वो घोड़ा जहां जहां भागते हुए, मतलब अकेला नहीं छोड़ते थे, मेरे ख्याल से साथ में कोई होता ही होगा, राइडर या कोई, बट वो अपने राज्य में उसको एक साल के लिए छोड़ देते थे। जिस जिस अलग अलग छोटे छोटे जगहों पे वो पूरा जाता था, वहां पर कोई भी अगर उसे अपोज ना करे और वो एक साल बाद जब वापस घोड़ा रिटर्न आ जाता था तो उसकी बलि चढ़ाई जाती थी, और यह घोषित किया जाता था कि राजा अश्वमेध यानी बहुत ज्यादा पावरफुल सोवेरिन, सोवेरिन यानी कि खुद राज्य पूरा वो कंट्रोल करता अकेला, ऐसा वो पावरफुल अपनी पावर दिखाता था। तो इसे अश्वमेध कहा जाता है, अश्वमेध सेक्रीफाइस कहा जाता है, जिसके अंदर एक घोड़ा एक साल के लिए छोड़ दिया जाता था। किसी ने उसे अपोज किया तो वहां पर लड़ते थे वो लोग, और फिर वो आगे बढ़ते थे। अगर वो मर गया मतलब वो राजा खुद को सोवेरेन नहीं बोल पाएगा ऐसा। लेकिन अगर वो घोड़ा आगे बढ़ता गया, कोई उसे डिफीट नहीं कर पाया, काइंड ऑफ थिंग, और जब घोड़ा रिटर्न आता है तो राजा घोड़ा का सेक्रीफाइस बलि करता है, बलि चढ़ा देता है, और खुद फिर वो लाइक बताता है कि वो कितना पावरफुल अब है वो। द कोरोनेशन ऑफ द किंग प्रिंसिपली गेव हिम एब्सोल्यूट अथॉरिटी। और ये जब होने के बाद, कोरोनेशन जब होगा उसका मतलब उसको फॉर्मली अब फिर से लाइक सोवेरेन पावरफुल राजा घोषित करने के लिए उसका एक हम जो सेरेमनी करेंगे कोरोनेशन, उसमें वो खुद को एब्सोल्यूट अथॉरिटी, मतलब मैं ही सब कुछ कंट्रोल करता हूं ओवर इस सब्जेक्ट। ही वॉज द वन टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ टैक्सेस, वो टैक्सेस फिर डिसाइड करेगा सारा, कलेक्टेड फ्रॉम देम। ही वॉज द अल्टीमेट लॉर्ड ऑफ ऑल द लैंड इन हिज किंगडम। उसके राज्य में जितनी जमीन है सब कुछ, सबका मालिक वो है। सो ही कुड डोनेट एनी पोर्शन ऑफ द लैंड अकॉर्डिंग टू हिज विश। इसलिए वो मन चाहा, जिसको चाहे वो राज्य का लैंड किसी को भी बोल सकता है, तो ये मैं आपको दे देता हूं, मंत्री आपने बहुत अच्छा काम किया, ये लैंड मैं आपको दे देता हूं। ऐसा उसके पास पावर आ जाता था जब वो खुद को सोवेरेन
नेशन का राजा बता देता था आफ्टर द अश्वमेध सेक्रीफाइस। नेवरदलेस दस हिज पावर वॉज नॉट टोटली अनरिस्ट्रिक्टेड, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही कोई कंट्रोल ही नहीं है, पावर पे थोड़ा कंट्रोल था। द किंग मेड हिज डिसीजन बाय सीकिंग एडवाइस फ्रॉम हिज ऑफिशियल्स, तो वो कुछ अपने खास लोगों का, ऑफिशियल्स का एडवाइस लेके ही हमेशा काम करता था, जिसमें था पुरोहित यानी जो मेन प्रीस्ट, जो हाई प्रीस्ट जिसे कहेंगे, सेनानी यानी कि वही सेनापति भी बोलेंगे, अमत्य, अमट्य यानी काउंसिलर कहा जाता है, और ग्रामनी, और ग्रामनी यानी कि और अगेन जो लोग हैं उनका कोई लीडर काइंड ऑफ, ये अलग अलग लोग थे, ऑफिशियल थे इंपॉर्टेंट, जैसे नौ रत्न थे राजा के, वैसे ये भी अलग 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 लोग हैं जो इनकी एडवाइस राजा सुनता है फिर काम करता है। Besides, there was an assembly of people of all classes, और अगेन अलग अलग क्लासेस लोगों के असेंबली भी वहां पे बैठे। When it assembled, everybody present there would participate in the decision making process. There were instances when people's assembly made a king step down from the throne. तो जब वो राजगद्दी पे बैठा है, थ्रोन पे अपने बैठा है, तो ऐसे इंस्टेंस हुए हैं कि लोगों ने राजा की हरकतों को देखते हुए उसको उस राजगद्दी से हटाया है, थ्रोन से हटा दिया है। तो ऐसे भी इंस्टेंस है। नेक्स्ट है श्रेणीज गिल्ड्स, यानी अलग अलग जो एसोसिएशंस बन गए थे, जो क्राफ्टमैन्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, पर्टिकुलर गुड्स में जो काम करते, तो पॉटर्स का एक श्रेणी हो गई। तो ये जो सेक्शंस क्रिएट होते जा रहे थे बेस्ड ऑन देयर वोकेशन, बेस्ड ऑन देयर वर्क, बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन विच दे डू, उसके बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। Along with agriculture, animal husbandry, trade and systematic management and organization of the trade are also essential factors of prosperity of a state. तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री तो था ही, लेकिन ट्रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक स्टेट की प्रोस्पेरिटी के लिए। The guilds of the merchant and the artisan played a great role in the growth of महाजनपद into wealthy states। जैसे आज भी धीरूभाई अंबानी ने जो बना दिया, रिलायंस बना दिया, अदानी है, ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं, जेफ बेजोस है, ये सारे जो लोग हैं, ये लोग ने एक पूरा एक सिस्टम बना दिया है जिनकी वजह से हमारे कंट्री को कितना इकोनॉमिक फायदा होता है। तो ये वही बता रहे कि उस जमाने में जो मर्चेंट थे उनकी जो ग्रुप थी, आर्टिस्ट थे अलग अलग उनकी जो ग्रुप थी, उन सबके ये जो ग्रुप यूनियन जो बनी थी, उनके बिजनेस से, उनके लेन देन से, उनके व्यापार से कितना फायदा होता था महाजनपद को ग्रो होने के लिए। These guilds had their own way of organization and functioning. Among the important characteristics of the guilds were local organization of various occupation, transferring the skills to the young members in the family with hands-on training, leadership naturally invested in the senior and experienced members of the guild and other members following them voluntarily. तो एक अगेन क्या स्टोरी बता दी, लेट्स से पॉटर हूं मैं, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है पॉटरी का, मैं मगध सिटी में, कैपिटल सिटी में, वहां पे मेरा पॉटरी का बिजनेस है, जो मैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग महाजनपद में अपनी पॉटरी डिजाइन कर करके बेचता हूं। मेरे अंडर 100 लोग काम करते हैं, वो लोग अपने अपने बच्चों को भी आगे आगे जनरेशन में सिखाते जा रहे हैं, यंग मेंबर्स को भी सिखाते जा रहे हैं, जो जो इंटरेस्टेड है वॉलंटरी आने के लिए, और जितने सीनियर्स हैं वो लोग फिर गाइड कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है इसलिए वो गाइड कर रहे हैं। तो ये एक सिस्टम बताया है, और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हूं कि ये पूरी पॉटर्स मेरे अंडर है, और इनका पूरा ट्रेड, पैसा वैसा सब कुछ हमारा जो है, हमारे इकोनॉमी बेनिफिट्स जो राज्य को होते हैं, उसकी यहां पर हम बात कर रहे हैं। गिल्ड्स हैड देयर ओन स्ट्रिक्ट रूल्स, हमारे खुद के ओन रूल्स होते हैं, हम स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं हमारे कुछ ना कुछ काम करने के, जो वेजेस हम देते हैं वो हो गया, या किसको काम पे लेना है किसको नहीं लेना है वो हो गया, ये सारे हमारे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे। Hence they had a stringent structure, यानी कि वही स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर, बहुत ही फिक्स, जो बिल्कुल भी प्रिसाइज, जो बिल्कुल भी हिले डुले ना। दिस stringent structure is perceived as one of the main reasons of the rise of caste system। तो ये माना जाता है कि ये जो स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर था, जो इतना प्रिसाइज उन्होंने बना दिया था कि ये लोअर लोग को ये काम दो, थोड़े से इन लोग को ये काम दो, इनको मत काम दो, ये जो चालू हो गया था तभी से, उसी से कास्ट सिस्टम भी ज्यादा स्ट्रांग होते गया, ऐसा इनका मानना है। द पेड आउटसाइडर्स हु वर्कड इन द गिल्ड्स वेर नोन एज कर्मकार एंड अनपेड वर्कर्स एज दास। तो एक आपको छोटा सा झलक दिया है कि कास्ट सिस्टम का ये कैसे, जिनको पे नहीं किया जाता था, जबरदस्ती उनसे काम कराया जाता था, उसे दास कहा जाता था, और जिनको पे किया जाता था, बाहर के लोग जो काम करते थे उनके लिए, उन्हें
कर्मकार कहा जाता था। The guilds had acquired an important place in the political, social, financial matters by the Mauryan period. तो मौर्य पीरियड आते आते यानी 3rd सेंचुरी तक आते आते काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे ये लोग पॉलिटिकल, सोशली एंड फाइनेंशियली। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, कौटिल्य यानी चाणक्य, द किंग्स कंट्रोल ऑन द ट्रांजेक्शन ऑफ गिल्ड्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एक राजा का इन सब पे कंट्रोल, ट्रांजेक्शन पे कंट्रोल बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चरली द श्रेणीज हैड अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ चैनलिंग द सेंट्रल पावर। द अशोकन एडिक्ट शो द रोड्स एंड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज मेंटेन्ड विद ग्रेट केयर। इट हैड मेड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड ट्रैवलिंग कन्वीनियंट। ऑब्वियसली दिस state of affairs was favorable for the growth of trade and development of श्रेणीज। तो अशोका के एडिक्ट से, अगेन अशोका पिलर्स के एडिक्ट से हमें यह पता पड़ता है कि ट्रेड रूट्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे डेवलप थे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए बहुत अच्छा सिस्टम था, इसीलिए ये सारे ट्रेड बहुत पॉपुलर, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और अलग अलग अपना काम चलाते थे और इतना पावरफुल हो चुके थे वो। The function of the guilds was controlled by the state. Detailed records were kept of the production by the guilds, their financial operations, and above all, the traditions of the guilds. Every guild had an independent space in the city allotted to it. तो देखो शहर को डिवाइड कर दिया गया था कि इस तरफ सारे के सारे, जैसे होता है ना कपड़ा मार्केट एक तरफ पूरा पॉटरी का मार्केट, एक तरफ पूरा पर्टिकुलर आपको सारे के सारे क्लासेस ही दिखते हैं, एक तरफ आपको पूरे के पूरे कारखाने ही दिखते हैं। तो ये ऐसे उस जमाने में भी इन्होंने अलग अलग पूरा डिवाइड कर लिया था, इंडिपेंडेंट स्पेस दे दिए थे उनको अलग अलग, और इनके ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन, फाइनेंशियल यानी पैसों का लेन देन से काफी ज्यादा इनको फायदा होता था स्टेट को। स्टेट थोड़ा उस चीज पे कंट्रोल रखता था और काफी डिटेल रिकॉर्ड रखता था। There were independent traditions with respect to the interrelationship between the guild members and the karmkars, various stages of production and fixing the prices of produced goods. Each guild had its own rules based on its tradition. The state administration did not interfere in this aspects of functioning of guilds. It kept the internal independence of the guilds intact. If a decision has to be reached about the matters of a guild, then the king sought advice from a guild representative. तो अब हालांकि स्टेट डिटेल्स रखता था, लेकिन फिर भी गिल्ड्स को अपना खुद का थोड़ा सा अगेन इंडिपेंडेंसी दी थी कि आपस में उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उनका जो भी प्राइस फिक्स करना है प्रोड्यूस का, गुड्स का, वो उनको कुछ वो उसमें इंटरफियर नहीं करता था, उसमें स्टेट इंटरफियर नहीं करता था, वो उनको छूट दी गई थी, वो आपस में अपना डिसीजन लेके जैसा वो समझे वो कर सकते थे। कभी अगर कोई डिसीजन है जिसमें राजा का मतलब मौजूद होना जरूरी है, तो जो उनका रिप्रेजेंटेटिव था, जैसे मैंने कहा पॉटर्स का रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं, तो मैं जाके राजा से बात करूंगा, मेरे सारे के सारे 100 लोग नहीं जाने वाले हैं। तो ये एक लॉजिक आपको यहां पे समझना है। द चीफ ऑफ द गिल्ड ऑफ आर्टिस्टन वाज नोन एज, अब आर्टिस्ट, सारे आर्टिस्ट लोग का जो यूनियन है उनका लीडर था चीफ, उनको क्या नाम से बुलाया जाता था, ज्येष्ठतका या जेतका। तो ये अगेन आप ये नाम अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपको टर्म दिया गया है कि जैसे सेनापति यानी जो पूरे सेना को संभालता है, राइट, वजीर जैसे हम कहते हैं, राइट, वैसे आर्टिस्ट जो पूरे सारे के सारे थे, उनका जो लीडर था, जो राजा के पास जाके बात करेगा, उसका नाम दिया है। तो आर्टिस्टन के चीफ का नाम क्या है, जेतका या ज्येष्ठतका। द चीफ ऑफ द गिल्ड ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट लोग जो थे अलग अलग, उनके चीफ का नाम क्या था, श्रेष्ठी या सेठी, ये नाम होता था। द गिल्ड्स यूज्ड the funds for their operation involved in production and trade as well as for the social cause. अब ये लोग सिर्फ अपना खुद का बिजनेस ही नहीं बढ़ाते रहते थे, वो लोग सोशल कॉज भी करते थे, डोनेशन वगैरह भी करते थे। इट वाज इन द वे ऑफ गिविंग डोनेशंस एंड गिविंग लोन्स विद इंटरेस्ट एट मॉडेस्ट रेट। ये लोगों को कम रेट्स में, कम रेट लाइक इंटरेस्ट रेट्स में लोन वगैरह भी प्रोवाइड करते थे, हेल्प करते थे और डोनेशन वगैरह भी देते थे। लास्ट टॉपिक है फिलोसॉफी एंड वेरियस सेक्ट्स। During the times of Mahajanapath, the political social scenario in ancient India was witnessing transition. तो हम ये देख ही रहे political social कितना सिनेरियो चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज आ रहा है। These changes were bound to reflect in the material and philosophical notion about life. तो ये तो कॉमन सेंस है, इसका असर हमें दूसरी चीजों में दिखेगा, यानी कि फिलोसॉफिकल पार्ट में दिखेगा और हमारे दूसरे जो भी लाइफ रिलेटेड बातें हैं, रिलीजन वगैरह जो है, उसमें भी उसका असर दिखेगा। In this regard, इसी से रिलेटेड वैदिक सिस्टम रिवॉल्व्ड अराउंड ड्यूटीज ऑफ अ हाउस होल्डर, सैक्रिफिशियल सिस्टम एंड मटेरियल प्रोस्पेरिटी। तो एक वैदिक सिस्टम के अनुसार
क्या क्या था ड्यूटीज, सेक्रीफाइस सिस्टम, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी होना, ये सारा चीज हमारे वैदिक सिस्टम में मौजूद था। एट द एंड ऑफ वैदिक पीरियड क्वेश्चंस अबाउट एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस बिगेन टू गेन अटेंशन। जैसे जैसे वैदिक पीरियड खत्म हुआ, हम खुद को क्वेश्चन करने लगे कि क्या ह्यूमन एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज दैट, इस तरह के हम क्वेश्चंस करने लगे। इट इंक्लूडेड क्वेश्चंस अबाउट मैटर्स लाइक मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या हमारे लाइफ का क्या सेंस है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम करने लगे। इट्स सिग्निफिकेंस इन द इनफाइनाइट नेचर, क्या हम इस नेचर में क्यों मौजूद है, इस वर्ल्ड में हम लोग क्यों मौजूद है। द मिस्ट्री ऑफ डेथ एंड जर्नी ऑफ सोल आफ्टर डेथ, और मरने के बाद क्या होता है, सोल क्या है, सोल का क्या हाल होता है, डेथ क्या चीज होती है, ये सारे सवाल, ये जो फिलोसॉफी के सवाल है, ये इसके अंदर हम क्वेश्चनिंग करने लग गए एज द वैदिक पीरियड वाज एंडिंग। इट रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ वेरियस फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, इससे नए नए फिलोसॉफिकल टेक्स्ट बनते गए, जिसका नाम उपनिषद है, जो हम ऑलरेडी 10th की हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं उपनिषद क्या होता है। द डिबेट दैट वर चर्नड अप ड्यूरिंग दिस पीरियड गिव राइज टू वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट। इस टाइम पे जो डिबेट्स होते थे, जो डिस्कशंस होते थे, उससे नए नए थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट्स, आप जानते हो क्या होता है स्कूल ऑफ थॉट्स, नए नए आइडियाज आने लग गए, जिसको लोग पकड़ के अपना मोरल और अपना एक लाइफ का गोल और लाइफ का एक उनका विजन बना लिया था उन्होंने अपना। They included schools propounding the immortality of a soul to the schools that refuted the very existence of the soul। तो ये इतना लाइन बहुत ही टेक्निकल लाइन है, क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले तो लोग हैं, कुछ लोग मानते हैं कि देयर इज सोल, आत्मा है, आत्मा रूप बदलती है, शरीर बदलता है, ये सब, देर आर दिस पीपल, एंड देर आर पीपल जो ये सब चीज मानते ही नहीं है कि क्या सोल, कुछ नहीं, मर जाते फिर कुछ नहीं होता, आफ्टर डेथ कुछ नहीं होता, ये सब। तो दो तरह के ये लोग हैं, पहले तो ये बता रहे हैं, और फिर वो लोग ने इस लाइन में एक्चुअल में ये बताया है कि जो लोग नहीं मानते थे एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, उसको ये लोग, जो जो लोग मानते हैं, वो लोग उनका माइंड चेंज करने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो ये लाइन मैं फिर से पढ़ूंगा। दे इंक्लूडेड स्कूल्स प्रोपाउंडिंग यानी वो आइडिया को प्रमोट कर रहे, कौन सी, द इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल, यानी सोल कभी मरती नहीं है। किसको प्रमोट करते थे ये, टू द स्कूल्स दैट रेफ्यूटेड, वो स्कूल्स को जो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल को भी नहीं मानती है। तो दो तरह के लोग, जो सोल को मानते हैं और जो नहीं मानते हैं। तो जो मानते हैं वो इनको साबित करने की कोशिश करते हैं कि सोल है, ऐसा। द लेटर इंक्लूडेड, अब जो ये जो था, जो सोल को नहीं मानते थे, वो उन लोगों का क्या नाम था, उनके स्कूल ऑफ थॉट को क्या बोलते थे, चारवाका या लोकायत, ये नाम उनको दिया गया था। विच ओपनली अपोज द सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द वैदिक अथॉरिटी, बिलीव्स एंड रिचुअल्स, ये बिल्कुल ये कुछ मानते नहीं थे वैदिक सिस्टम वगैरह। दिस स्कूल ऑल्सो प्रोपोगेटेड दैट द ट्रूथ कंप्राइजेस ओनली दोज थिंग्स विच आर सब्जेक्ट टू सेंसरी एक्सपीरियंस। ये मानते थे जो मैं देख सकता हूं, सुन सकता हूं, छू सकता हूं, वही मेरा सत्य है। ट्रूथ कंप्राइजेस ओनली ऑफ दोज थिंग्स, सच वही है जिसको मैं सेंस कर सकता हूं, मेरे सेंसरी एक्सपीरियंस, यानी देख सकता हूं, सुन सकता हूं, सूंघ सकता हूं, टच कर सकता हूं, अगर वो है तो ही। इसका मतलब सिंपल भाषा में ये कह रहा है, ये लोग वो है जो कहते हैं मैं भूत को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मैंने भूत को देखा नहीं है। मैं आत्मा को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मैंने आत्मा को देखा नहीं है। जो मेरी सेंसेस देख सकते हैं वही मेरा ट्रूथ, वही मेरा सत्य है। ऐसा ये इनका थॉट था। चारवाका और लोकायत स्कूल वालों का ये थॉट था। द चारवाका लोकायत स्कूल इज वन ऑफ द एंशिएंट इंडियन स्कूल्स ऑफ द थॉट। ये बहुत पुराना स्कूल्स ऑफ थॉट है। विच डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये गॉड को भी नहीं मानते, आपको समझना है, ये गॉड को भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि गॉड कहां है, कहां दिख रहा है, कहां पे भगवान, किधर भगवान। तो इनका ये थॉट था कि अगर मुझे दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता, सूंघ नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, तो वो मेरे लिए एग्जिस्ट करता नहीं है। इट अपोजेस द ऑथोरिटी ऑफ वेदास एंड द नोशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड लाइफ आफ्टर डेथ। ये सारी चीजों को नहीं मानते थे कि मरने के बाद इंसान का कुछ होता है, भगवान है, ये सारी चीजों को ये नहीं मानते थे। It also discarded all ritual arising out of this kind of belief system। और इससे रिलेटेड जितनी भी अलग अलग रिचुअल्स है कि ये पूजा पाठ करो, ऐसा करो, सेक्रीफाइस करो, वो सारी चीजों में भी इनका कोई मानना नहीं था। ये लोग नहीं मानते थे ये सारी चीजों को।
इट इज द ओनली मटीरियलिस्टिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, जदावी दर्शन इसका नाम है, दैट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया। तो ये अकेला ही एक ऐसा उस टाइम पे था जदावी दर्शन स्कूल ऑफ थॉट, जो फिलोसॉफी का ये थॉट है जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे नहीं मानता, लाइफ आफ्टर डेथ पे नहीं मानता, वेदास पे बिलीव नहीं करता है। It may be said that the ancient Indian philosophical schools took roots in this period। तो इसी टाइम पे ये रूट्स पकड़ लिया था इन लोगों का जो लोग एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे नहीं मानते। द 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन इरा इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए 6th सेंचुरी ये जो हम पढ़ रहे हैं पूरा चैप्टर 6th सेंचुरी का बहुत इंपॉर्टेंट है। The rising of class of wandering mendicants known as Parvirajakas or Shramanas was characteristic of this period. They renounced their household life and wandered with their disciples in search of ultimate truth. Among the various streams of thoughts, a large number of people were attracted to the teachings of Vardhaman Mahavir and Gautam Buddha. Their teaching showed the way to overcome the disparity in society resulted from the Varna and caste system. तो ये वो जमाना है जब लोग ये सारे सवालों के लिए कि ये ह्यूमन लाइफ इतनी दुखदायक क्यों है, ये सोल क्या है, हम यहाँ पर क्यों है, ये जो जिनके दिमाग में ये सब आने लग गया था, वो लोग अपना घर बार छोड़ के, जैसे कि सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ के वो निकल पड़े थे सच के तलाश में, और जब उन्हें निर्वाणा हासिल हुआ था उन्हें हम बुद्ध कहने लगे और उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया था। तो सिद्धार्थ एक राजा के बेटे थे, काफी साकल्या क्लैन जो ऊपर हमने देखा था 5th चैप्टर में देखा था, उस क्लैन के राजा के बेटे थे। उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था जब उन्होंने एक बार अपने राज्य में टहलने निकल गए थे और उन्होंने देखा कितनी लोगों को पीड़ा है, डिस्पैरिटी है, कितनी प्रॉब्लम्स है। वैसे ही वर्धमान महावीर जो 24th जैन के तीर्थंकार है, उन्होंने भी गाइडेंस की थी लोगों को। तो ये वो बता रहे कि जो लोग निकल पड़ते थे घर बार छोड़ के अपना सब कुछ, और अपने डिसाइपल्स यानी कि उनके फॉलोअर्स को लेके, कुछ उनके स्टूडेंट्स बेसिकली उनको लेके वो घूमते रहते थे और प्रीच करते थे और लाइफ की फिलॉसफी की बात करते थे, और वेदास और कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम, ये सब कितना बुरा है उसके बारे में बात करते थे। बोथ द जैन एंड द बुद्धिस्ट स्कूल्स ऑफ थॉट आर कंसिडर्ड एज नास्तिक स्कूल। तो इनको नास्तिक कहा जाता है क्योंकि ये लोग गॉड के एग्जिस्टेंस पे ये नहीं करते हैं। बट यहां पर मैं थोड़ा इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आपको समझना है, गॉड एंटिटी जब हम उसको पत्थरों में बना देते हैं, मूर्तियों में बना देते हैं, वो चीज को यहां पे वो बात कर रहे हैं। बुद्धिस्ट जैन ये लोग मूर्तियों पे मानते नहीं, मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, ऐसा इनका थॉट था। मूर्ति पूजा जो संत कबीर जी भी मानते थे, ये मूर्ति पूजा नहीं, स्पिरिचुअलिटी इज सोल ट्रैवलिंग टू द स्पिरिचुअल रेल्म, परमात्मा से मिलने के लिए। तो ये जो थॉट है, तो वो गॉड और वो पूजा पाठ ये सब में नहीं मानता है, उनका अलग ही है। वो समझते हैं हायर पावर जो है सोल का, वो सब उनका कंसेप्ट अलग है। तो ये नास्तिक वर्ड उस हिसाब से यहाँ पे यूज हुआ है, तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। बोथ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ वेदास एंड द वैदिक रिचुअल्स। ये वेदास और वैदिक रिचुअल को नहीं मानते। जो भी सेक्रीफाइस लिखे थे वेदास में, एक राजा को ये करना चाहिए, बलि चढ़ानी चाहिए, लोगों को ये वो हवन, वो सब पे नहीं मानते थे ये लोग। बोथ द स्कूल्स हैड फॉलोअर्स इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम ऑल स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। और दोनों के आप हम जानते ही है काफी ज्यादा फॉलोअर्स है, और इन्हीं के बारे में अब हम लास्ट एक पेज बाकी है, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। जैनिज्म। The Jaina religion has a tradition of going back to very ancient times. According to the tradition of Jain religion, Vardhaman Mahavir was the 24th, हमने ऊपर अभी देखा था नाम इनका, 24th and the last Tirthankar, that is the savior, spiritual teacher. Parshvanath was the 23rd Tirthankar, and पहला तीर्थंकार हम जानते हैं ऋषभ देव, जो हमने ऊपर नाम पढ़ा था, जिनके बेटे थे जिनको अश्मक अशक राज्य दिया गया था। He gave 4 vows of, उन्होंने 4 मतलब लाइक एक वाउस दिए थे, लाइक कसम खाने वाली जो हमें लेनी है। नॉन वायलेंस, हमें लड़ाई वगैरह नहीं करना, अहिंसा, ट्रूथ, हमेशा सच कहना है, सत्य, नॉन स्टीलिंग, हमें चुराना नहीं है, चोरी चपाट नहीं करना, असेत्या, एंड नॉन पोजेशन, यानी खुद का कुछ पोजेशन नहीं रखना है, खुद का अंडर मटेरियल पावर लेके कुछ मतलब नहीं, ये मेरे नाम पे जमीन, ये मेरा घर, ये मेरे मेरे गहने, ये सब नहीं। नॉन पोजेशन यानी हमें कुछ वो पोजेशन नहीं रखना है। अपरिग्रह,
इसको हम शब्द कहते हैं। ये सारे उन्होंने, ये चार उन्होंने दिए थे वाउस। वर्धमान महावीर एडेड द फिफ्थ वन, और वर्धमान जी ने फिफ्थ ऐड किया था। चार दिए थे 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए थे, फिफ्थ इसमें ऐड कर दिया, फिफ्थ वाव ऑफ सेलिबेसी। सेलिबेसी यानी ब्रह्मचार्य, यानी कि शादी नहीं करेंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे, वो ऐसे ही रहेंगे। दीज 5 vows आर नोन एज पंच महाव्रतास। तो आज के टाइम पे इसे हम 5 महाव्रत कहते हैं, पंच महाव्रतास कहा जाता है, जो जैनिज्म में जो फॉलो करते हैं। अगर आप कोई जैन है तो आप ज्यादा इसके बारे में जानते होंगे। सिद्धार्था द फादर ऑफ वर्धमान महावीर वॉज द चीफ ऑफ ज्ञानत्रुक क्लैन। तो ज्ञानत्रुक क्लैन के जो चीफ थे, उसके बेटे थे वर्धमान। हिज मदर त्रिशला देवी वॉज फ्रॉम द लिच्छावी क्लैन, और लिच्छावी क्लैन भी हम जानते हैं अब कौन है, उन उन वो क्लैन से बिलोंग करती थी उनकी मदर। वर्धमान महावीर वॉज बॉर्न इन 599 बिफोर कॉमन एरा इन खुंदग्राम नियर वैशाली। वैशाली कैपिटल आपको याद होगा, हमने ऊपर पढ़ा हुआ है। हिज वाइफ नेम, इनकी शादी हो गई थी बाय द वे। हिज वाइफ नेम वॉज यशोदा। वर्धमान महावीर लेफ्ट होम, और इन्होंने घर छोड़ दिया एट द एज ऑफ 30 इन सर्च ऑफ ट्रूथ। तो हमने ऊपर देखा ऑलरेडी कि उस जमाने में ये ट्रेंड चालू हो चुका था कि लोग फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस के लिए अपना घर बार छोड़ के निकल पड़ते थे। तो वर्धमान महावीर जी ने भी 30 की उम्र में अपना घर बार छोड़ दिया, और बाय द एज ऑफ 42 उनको केवल ज्ञान, जो हमने ऊपर मैंने आपको बताया था, जैन के अंदर स्पिरिचुअल सबसे पावरफुल जो हाईएस्ट पोजीशन आप पाते हो उसे केवल ज्ञान कहते हैं, एब्सोल्यूट नॉलेज उनको आ गया था। देयर आफ्टर पीपल स्टार्टेड एड्रेसिंग हिम एज केवली, जिना और महावीर। इसके बाद लोग उन्हें केवली या जिना या महावीर नाम से बुलाने लगे। हिज फॉलोअर्स केम टू बी नोन एज जैना, और उनके फॉलोअर्स को जैना कहते हैं, और इसी से जैनिज्म नाम आया है। वर्धमान महावीर ट्रैवल्ड एंड प्रीच्ड कंटिन्यूअसली फॉर 30 years आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज। तो जब उनको 42 की एज में एब्सोल्यूट नॉलेज यानी कि केवल ज्ञान हो चुका था, उसके बाद उन्होंने अपनी आइडियाज प्रीच की। 30 साल तक वो भटकते रहे पूरे इंडिया और जहां जहां वो गए होंगे, और जैनिज्म उन्होंने फैलाया, पॉपुलर किया। वर्धमान महावीर एड्रेस्ड पीपल इन अर्ध अर्ध मगाधी, द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। तो ये उनको किस भाषा में बात करते थे, तो ये आप अंडरलाइन करना, पाली जैसे एक लैंग्वेज है जो बुद्धिस्ट लोग इस्तेमाल करते थे काफी, वैसे इन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे जो कॉमन लोगों की भाषा थी तब, अर्ध मगाधी लैंग्वेज। इसके अंदर मगाध छुपा हुआ है वर्ड, इससे आप थोड़ा सा मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इसका क्या रिलेशन है। ही प्रीच्ड अबाउट गुड बिहेवियर एंड लाइफ ऑफ डिवोशन ऑफ 5 vows। तो 5 वाव फॉलो करने हैं और अच्छा बिहेवियर रखना है, ऐसा इनका पूरा लोगों को एड्रेस था। He put absolute emphasis on the 3 principles of स्मयक दर्शन, स्मयक ज्ञान, स्मयक चरित्र। तो स्मयक दर्शन यानी कि राइट फेथ, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है राइट फेथ या राइट परसेप्शन, यानी कि आपको पहले तो आपका परसेप्शन क्लियर होना चाहिए, सही गलत आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है स्मयक ज्ञान। आप जब सही गलत पहचान लेते हो तो उससे आपको नॉलेज आता है, यानी राइट नॉलेज, और बाद में उसको आपको एक्शंस में कन्वर्ट करना है, जिसे कहते हैं स्मयक चरित्र, यानी आपके कैरेक्टर चरित्र में आपके लाना है, वो ज्ञान को अप्लाई करना है, जिसे कहते हैं राइट एक्शन और राइट कंडक्ट कहा जाता है। दीज 3 प्रिंसिपल्स आर नोन एज त्रिरत्न, इसे त्रिरत्न कहा जाता है जैन रिलीजन में। दे आर द प्राइमरी गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ अ पर्सन एस्पायरिंग द अटेनमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज। जिसको भी एब्सोल्यूट नॉलेज चाहिए वो ये 3 चीजें फॉलो बहुत अच्छे से करे, उसे मिलेगा। वर्धमान महावीर preached that all beings animate inanimate possess consciousness to a varying degree, if hurt each of them experience pain। इन्होंने कहा था कि हर एक के अंदर जान है और किसी को भी इसीलिए हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें भी पेन फील होता है। इसीलिए जैन लोग मानते हैं कि वो लहसुन कांदा वगैरह नहीं खाते क्योंकि ग्राउंड के अंदर होता है और उनके अंदर बैक्टीरिया या कुछ तो उनका लॉजिक है उसके पीछे, और 6 बजे के 7 बजे के पहले खा लेते हैं क्योंकि फिर बाद में बैक्टीरियाज आ जाते हैं आफ्टर सनसेट, तो वो हमें नहीं मारना चाहिए, ऐसा उनका लॉजिक है। मैंने सुना था मच्छर तक को भी नहीं मारते वो, क्योंकि पेन जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है जैनिज्म को, वो लोग
के लाइक वाया वाया फ्रेंड्स के थ्रू मैंने ऐसी बातें सुनी थी कि वो हर एक को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते और किसी को भी मारना लाइक वो बिल्कुल भी सही नहीं समझते हैं, भले फिर वो मच्छर ही क्यों ना हो। ओके, द कोर प्रिंसिपल ऑफ वर्धमान महावीर फिलोसॉफी इज प्लूरलिज्म, मैनी साइडनेस ऑफ द ट्रूथ, यानी अनेक अनेकवादता, प्लूरलिज्म पे मानते थे ये समझते हैं कि ट्रूथ के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, एक सत्य, मेरा सत्य जो है वो तुम्हारा सत्य नहीं है। शायद कोई रीजन था जिसकी वजह से मैंने आपसे किसी तरह से बात की होगी, वो रीजन मेरे लिए ट्रूथ है लेकिन आपको शायद वो गलत लगे। तो एक का सत्य हर एक का सत्य है ऐसा नहीं होता है, सत्य के अलग अलग सबके अलग अलग फेसेस होते हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। Mahavir founded the Jain Sangh. Emperor Chandragupta Maurya was contemporary of Bhadrabahu, the sixth principal acharya of the Jain Sangh. According to the Jain tradition, Chandragupta Maurya has embraced Jain religion. तो हमें इनके टेक्स्ट के थ्रू ये पता पड़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य एम्पायर फाउंड करने वाले हैं आगे जाके, उनको वो जैनिज्म फॉलो करने लग गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म में बिलीव करने लग गए थे जब वो भद्रबाहु से मिले थे जो जैन संघ के सिक्स्थ आचार्य थे। ओके, अलग अलग आचार्य रहे थे, उसमें से जो सिक्स्थ नंबर पे था वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मौजूद थे, तो उन्होंने उन्हें जैनिज्म से लाइक मिलाया। नेक्स्ट है बुद्धिज्म। गौतम बुद्ध एंड वर्धमान महावीर वेर कॉन्टेम्पररीज, यानी ये एक ही टाइम पे मौजूद थे। जब गौतम बुद्ध भी दुनिया में थे तब महावीर जी भी दुनिया में थे। गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन 563 before common era in Lumbini, Rumindri in Nepal. His father's name was Sudhodhana. He was the member of Shakya clan. मैंने आपको ऊपर ही बताया शाक्या क्लैन के मेंबर थे। गौतम बुद्ध मदर्स नेम वाज माया देवी। शी वाज फ्रॉम द कोलिया क्लैन। गौतम बुद्ध वाइफ वाज यशोधरा, इनकी वाइफ भी नाम था यशोधरा। इन्होंने भी घर छोड़ दिया था शादी के बाद, लाइक नॉट शादी के बाद तुरंत, मतलब शादी हो चुकी थी इनकी, बेसिकली इनके बच्चे भी थे इनफैक्ट। इन्होंने 29 की एज में छोड़ दिया था घर इन सर्च ऑफ ट्रूथ। दिस इवेंट इज नोन एज बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। इस बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में इस इवेंट को, जो घर छोड़ के चले गए इन सर्च ऑफ ट्रूथ, इसको क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमना। तो काफी ही भयंकर सा नाम, आप इसको लिख के याद करें, महाभिनिष्क्रमना। Thereafter, गौतम बुद्ध ट्राई टू अटेन द अल्टीमेट नॉलेज थ्रू वेरियस मीन्स। उन्होंने बहुत तरीके अपनाए, अलग अलग गुरुओं को फॉलो किया, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा था जो चाहिए था। फाइनली वो एक ट्री के नीचे जाके बैठ, ये काफी स्टोरी आपको पता होगा गौतम बुद्ध की, वो ट्री के नीचे जाके बैठ जाते और वहीं पे मेडिटेट करने लग जाते हैं कंटिन्यूसली फॉर 45 डेज कंटिन्यू, कुछ विदाउट खाए पिए वो वहां पे रहते हैं और फिर उन्हें एनलाइटमेंट होती है, निर्वाणा होता है। ओके, तो लेट्स रीड अहेड। After realizing that nothing of it was useful, he sat under the meditating at Gaya, ये जगह का नाम है, at a people tree on the banks of river निरंजवा, जो लिजाना जगह है, रिवर के नाम से जाना जाता है। Here he attained enlightenment at the age of 35, जब वो 35 ईयर्स के थे, यानी 29 में घर छोड़ा था, 6 साल वो भटकते रहे और फिर उन्हें आत्मज्ञान हो गया। After that he was known as बुद्ध या तथागता, also as साक्य मुनि। आफ्टर द एनलाइटमेंट ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन। पहली बार उन्होंने लोगों से, जो एक तरह का हम जो प्रीच करते हैं, पहली बार जो सर्मन उसे कहा जाता है, वो जब किया था इन अ डियर पार्क इन ईशीपत्था नियर सारनाथ। दिस इवेंट इज नोन एज, अब इस इवेंट को बुद्धिस्ट टेक्स्ट में उन्होंने क्या बोला है? धमाचक पबतन। फॉर द नेक्स्ट 45 ईयर्स गौतम बुद्ध ट्रैवल कंटिन्यूसली, ये भी अब नेक्स्ट 45 ईयर्स तक ट्रैवल करते रहे अलग अलग जगहों पर और लोगों को ज्ञान देते रहे। ही थॉट पीपल पाली, ये पाली लैंग्वेज में, मैंने आपको बताया बुद्धिस्ट पाली लैंग्वेज में बात करते थे, अगेन अ कॉमन पीपल्स लैंग्वेज। इन हिज सर्मन गौतम बुद्ध एड्रेस द फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ सॉरो इन ह्यूमन लाइफ, द रूट कॉज ऑफ ह्यूमन सॉरो एंड द वे टू ओवरकम इट वाज टू मेन इश्यूज एड्रेस्ड बाय गौतम बुद्ध। तो इनका ये था कि दुख पीड़ा क्यों होती है इंसान को और उसका मेन सोर्स क्या है, कि ये क्यों होता है। द आंसर इज, यहां पे नहीं लिखा है, मैं बता दूं, द रूट कॉज ऑफ एवरी पेन एवरी सॉरो इज डिजायर। जो हम इच्छा रखते हैं, जो हम अलग अलग इच्छा रखते हैं, विल जो हम रखते हैं अलग अलग, के मन जो कर रहा है, मन कर रहा है, मन कर रहा है, ये डिजायर जो है वही इट लीड्स टू आर पेन, ऐसा इनका मैसेज था। गौतम बुद्ध प्रीच्ड 4
आर्य सत्यस, 4 ग्रेट ट्रूथ, इन्होंने भी एक 4 ग्रेट ट्रूथ की बात की थी। देयर इज सॉरो, दुख है एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। द रूट कॉज इज द ग्रीड, तृष्णा। इनका कहना है कि ग्रीड, जो लालचा रखते हैं हम, ये और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो है। टू कॉन्कर दिस ग्रीड इन द वे टू कट द सॉरो एज एट इट्स वेरी रूट। तो अब इसको हटा देना, मतलब ग्रीड को खत्म कर देना, तो ही आप सौरों को मिटा सकते हो। ये थर्ड पॉइंट था उनका, जिसे दुखानिरोध कहा जाता है। द वे टू स्टॉप सौरो फ्रॉम इमर्जिंग इज द 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिका मार्ग। तो अब आगे, एक बार आपने ग्रीड को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन आगे आपका सौरो बिल्कुल ना हो, उसके 8 फोल्ड पाथ क्या है, 8 तरीके क्या है जो आपको फॉलो करने हैं। तो गौतम बुद्ध एक्सप्लेन्ड स्मयक दृष्टि, टू अंडरस्टैंड एक्सेप्ट दैट नथिंग हैपेंस अगेंस्ट द रूल्स ऑफ नेचर, यानी जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये स्मयक संकल्प यानी राइट डिटर्मिनेशन, सही डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपका लाइफ में, सही काम के लिए डिटर्मिनेशन होना चाहिए। राइट स्पीच, हमेशा सही बातें बोलनी चाहिए। राइट बिहेवियर, सही बिहेव करना चाहिए, गलत बिहेव नहीं करना चाहिए। आपको भी पता है सही गलत क्या होता है, फिर भी हम कुछ पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हैं, राइट। तो यही कह रहे हैं, राइट बिहेवियर होना चाहिए। स्मयक कर्मता, स्मयक अजीवा, लिवलीहुड बाय राइट मीन्स, यानी सही ढंग से पैसे कमाने चाहिए, अपना घर बार कमाना चाहिए, रोटी कमानी चाहिए, गलत धंधों से अपना घर बार नहीं चलाना चाहिए, इसे लिवलीहुड कहा जाता है। स्मयक व्यामना, यानी कि कॉन्शियस अवॉइडेंस ऑफ ऑफेंसिव थिंग्स, जो चीजें गलत है उससे खुद ही दूर रहो। जैसे हमें पता है सिगरेट दारू गलत है, तो खुद ही उससे दूर रहो, कॉन्शियसली खुद दूर हो जाओ। स्मयक स्मृति, वॉचफुलनेस एंड मेमोरी ऑफ राइट थिंग्स, यानी अच्छी चीजों को दिमाग में रखो, अच्छी चीजें कोई मेमोरी रखो, और बाकी चीजें, नेगेटिव चीजें भूल जाओ। और 8वां है स्मयक समाधि, establishing the mind firmly in equanimity, a state of beyond pleasure and beyond। खुद को इतना, ये सारा चीज जब करोगे मेडिटेट करते वक्त, तो आप इतने उस लेवल पे पहुंच जाओगे जहां पे आपको प्लेजर और सौरो के बीच में कोई फर्क ही नहीं होगा। प्लेजर के लिए लोग भागते हैं, प्लेजर के लिए लोग सारी चीजें करते हैं, लेकिन उन्हें लास्ट में सौरो मिलता है। तो हमें उस लेवल पे पहुंच जाना है जहां पे प्लेजर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सौरो से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये सारा जब आप कर लोगे, तो आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे जिसमें हम कहेंगे कि आप लाइक निर्वाणा लेवल पे आ चुके हैं। द 8 फोल्ड पाथ इज नोन एज द माध्यमा प्रतिपद। Gautam Buddha founded the Bhikkhu Sangha. The concept of surrendering to Buddha, Dham and Sangha is very important. This concept is known as त्रिसरण। तो बुद्ध, धाम, संघ, ये अपने आप को निछावर कर लो, और इसको त्रिसरण कहा जाता है, इस कंसेप्ट को। 3 वाउस, इसके 3 वाउस क्या है, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये आप जानते ही होंगे, खुद को बुद्ध के ऊपर सरेंडर कर दिया। धामम शरणम गच्छामि, खुद को धाम, धाम यानी उन्होंने जो एक्सप्लेन किया था धाम का कंसेप्ट क्या था पूरा, जो जो फॉलो करना है अलग अलग चीजें, उसको खुद को सरेंडर कर दो उसके ऊपर। और संघम शरणम गच्छामि, खुद को संघम यानी इनका जो संघ है उसमें खुद को सरेंडर कर दो, ऐसा इनका कंसेप्ट था। The 6th century before Common Era saw transition in all fields of life in ancient India. The power conflict among the Mahajanapads started in this century, इसी सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। It continued among the 4 Mahajanapads of Kashi, Kosala, Avanti and Magadh। तो इनके बीच में कंटिन्यू रहती है वो लास्ट, मतलब एंड ऑफ तक। बाय द 4th century किंगडम ऑफ मगध ग्रू पावरफुल, और हम देख रहे थे सब में कौन जीत रहा था, बार बार मगध जीत रहा था। तो बाय 4th century 200 साल आगे, 200 साल बाद मगध तब तक बहुत पावरफुल बन चुका था, इंडिपेंडेंट हो चुका था बहुत ज्यादा, एंड बाकी सारे महाजनपद एंड हो चुके थे। वी विल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ राइज ऑफ मगध इन द 8th लेसन, यानी ये 6 चैप्टर है, 7 चैप्टर के बाद 8th लेसन में हम पढ़ेंगे आगे की स्टोरी। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया, चैप्टर अच्छा लगा, एंड आप इसके नोट्स बनाइए प्रॉपरली। आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछिए, एंड प्लीज 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 शेयर करें। मेरी टीचिंग अच्छी लगे तो कमेंट में मुझे एक बताइए, कुछ नहीं तो बस हाई लिखिए। और थैंक्स बटन एक दिया है, तो आपको जो फील हो आप मुझे थैंक्स कर सकते हो बाय स्मॉल डोनेशंस और समथिंग, एंड शेयर द वीडियो and share the learning, and thank you so much. Keep learning, keep sharing and keep smiling guys. Bye, take care.